हेलो ऑल ऑफ यू। आज जो हम टॉपिक रिवाइज करने जा रहे हैं वो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। हर कंसेप्ट के बारे में पहले हम बात करेंगे और फिर क्वेश्चंस इस पे देखेंगे। और एक कंसेप्ट है इस चैप्टर में, वो है मार्कअप। जनरल स्टूडेंट को डिफिकल्ट जाता है, उसके कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे और उस पे भी क्वेश्चंस देखेंगे। शुरू करते हैं कि डिपार्टमेंटल अकाउंट्स होती क्या चीज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मॉल है और आप वो मॉल में जाते हो और आप वहां पे देखते हो कि नहीं, बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग क्या है, वहां सेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, परफ्यूम का, रेस्टोरेंट है, क्लॉथ है, शूज है, वॉच है। अब उस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो कि वो ऑर्गेनाइजेशन अगर अपना एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे मॉल का बनता है, तो ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनेगा, तो प्रॉफिट जो होगा पूरे मॉल, पूरे बिजनेस का एक साथ आ रहा है। लेकिन मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, मैनेजमेंट चाहेंगे कि हमको ये पता चले कि हर डिपार्टमेंट का कितना प्रॉफिट है डिपार्टमेंट वाइज, ताकि वो लोग डिसीजन ले सके कि उस डिपार्टमेंट को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है कि नहीं है, वर्कर्स को इंसेंटिव देना है, तो कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो हमको हर डिपार्टमेंट का अलग अलग परफॉर्मेंस चाहिए। तो इसी को हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग कहते हैं। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग इज नथिंग बट प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट इन कॉलमनर फॉर्म। तो हम कॉलमनर फॉर्म में ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बना रहे कि ताकि हर डिपार्टमेंट का हम क्या फाइंड आउट कर सके, प्रॉफिट फाइंड आउट कर सके। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने पूरे मॉल का, एक ही पूरे बिजनेस का हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो ये नेट प्रॉफिट आया 5 लाख। लेकिन ये हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का लॉस हो या दूसरे डिपार्टमेंट के प्रॉफिट हो। लेकिन जब आप एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो कंबाइन करके हर डिपार्टमेंट का, सो फिर क्या होगा कि उसका लॉस जो डिपार्टमेंट का और कोई डिपार्टमेंट का प्रॉफिट है तो वो उसमें सेट ऑफ हो जाएगा और हम लोगों को यहाँ पे नेट इफेक्ट दिखेगा। लेकिन हम ये चाहते हैं फ्रॉम मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि हर डिपार्टमेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है। एक ट्रेडिंग पीरियड अकाउंट आप स्टैट्यूटरी पर्पस से यही बनेगा, लेकिन हम डिपार्टमेंट वाइज अगर डिपार्टमेंट वाइज अगर हम देखना चाहते क्या चीज स्टैट्यूटरी कंप्लायंस के लिए ठीक है, लेकिन डिपार्टमेंट वाइज देखने तो हम वही ट्रेडिंग पीरियड अकाउंट बना रहे, किस फॉर्म में, कॉलमनर फॉर्म में। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे क्लॉथ हो गया, वॉच हो गया, परफ्यूम हो गया, ये हर डिपार्टमेंट का, एक डिपार्टमेंट का प्रॉफिट है 3 लाख, इनका 4 लाख, और परफ्यूम डिपार्टमेंट का लॉस है 2 लाख। तो आप इस तरीके से ये प्रॉफिट और लॉस को अलग अलग फाइंड आउट करते हैं और फिर उसको कॉमन पीनल अकाउंट, उसको जनरल पीनल अकाउंट भी कहते हैं। डिपार्टमेंट वाइज जो प्रॉफिट और लॉस आप यहां पर लेके आते ताकि आपको फिर ये प्रॉफिट अपने डिपार्टमेंट वाइज निकाले, उसको यहाँ पे लेकर आए अपने जनरल पीएनएल अकाउंट में, तो आपको फिर नेट पूरा प्रॉफिट मिल गया। जैसे ये 5 लाख रुपए और यहाँ पर भी 5 लाख रुपए, लेकिन आपको यहाँ पे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बने से डिपार्टमेंट वाइज परफॉर्मेंस पता चला। वो हमको मदद भी करता है, किस चीज में मदद करता है, इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस है कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने में कैपिटल किस में लगाना चाहिए, किस में नहीं, ग्रोथ पोटेंशियल है कि नहीं है, इंसेंटिव कितना देना चाहिए, क्योंकि जो डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म करे उसको ज्यादा इंसेंटिव, और प्लानिंग एंड कंट्रोल में भी मदद करता है। तो ये एडवांटेजेस हो गए आपके डिपार्टमेंटल अकाउंट के। अब यहाँ पे एक्सपेंसेस की बात करें कि अब मैंने जैसे कहा कि डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट अगर हम बना रहे तो हर डिपार्टमेंट का अलग अलग ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बना रहे, लेकिन कुछ एक्सपेंसेस इस तरीके के होंगे कि वो स्पेसिफिक एक्सपेंसेस, उसे हम कहते हैं आइडेंटिफिएबल एक्सपेंसेस। आइडेंटिफिएबल एक्सपेंसेस मतलब वो स्पेसिफिक कोई डिपार्टमेंट के एक्सपेंस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो स्पेसिफिक कोई डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस तो उस डिपार्टमेंट के हम ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट में उसको लिख लेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कि कॉमन एक्सपेंसेस हर डिपार्टमेंट के लिए खर्च करे गए। अब वो कॉमन एक्सपेंस को कैसे एलोकेट कर रहा है डिपार्टमेंट में, तो आपको जैसे फॉर एग्जांपल रेंट कैसे हम एलोकेट कर सकते हैं कि एरिया ऑक्यूपाइड बाय ईच डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट ने कितना एरिया ऑक्यूपाइड करा है उस प्रोपोर्शन में हम उसको रेंट को बांटेंगे। फिर वेजेस, नंबर ऑफ वर्कर्स इन ईच डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में कितने वर्कर्स है उसके रेशियो में वेजेस को बांट देंगे। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ऑफ ईच डिपार्टमेंट, ऑफिस सेलिंग एक्सपेंसेस, सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट, कुछ और चीजें भी होती है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में वो आएगा टेबल, वहां पे हम फिर से डिस्कस करेंगे। लेकिन कहने का मतलब ये कि अगर कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का एक्सपेंस है तो उसके ट्रेडिंग में लिख दो, पीएनएल में लिख दो। लेकिन आपका कोई ऐसे एक्सपेंस है जो कि कॉमन एक्सपेंस है हर डिपार्टमेंट के लिए, तो उसको एलोकेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में हमको इन्फॉर्मेशन देती है, लेकिन फिर हमको कॉमन सेंस लगाना पड़ता है कि भाई किससे, फॉर एग्जाम्पल उसने आपको नंबर ऑफ वर्कर्स इन ईच डिपार्टमेंट रहा और एरिया ऑक्यूपाइड भी ईच डिपार्टमेंट, तो अपने को पता रहना चाहिए एरिया उसने रेंट को बांटने के लिए दिया, नंबर ऑफ वर्कर्स सैलरी के लिए बांटने के लिए दिया, वेजेस के बांटने के लिए उसने दिया है। अब कुछ एक्सपेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसको जनरल पीएनएल अकाउंट में लिख लेते हैं हम लोग, जो कि एक्चुअली डिपार्टमेंट के लिए नहीं हुआ, कार डिपार्टमेंट को चलाने के लिए खर्च नहीं। फॉर एग्जांपल लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब बताइए लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को डिपार्टमेंट, वो लॉस हुआ लेकिन कोई डिपार्टमेंट चलाने के लिए खर्चा हुआ क्या, वही। तो इस केस में अगर एक्सपेंसेस डिपार्टमेंट को चलाने के लिए नहीं हो रहा है, तो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जैसे वो आप कहां पे लिख लोगे, यहाँ पे
कॉमन पीएनएल, उसको जनरल पीएनएल भी कहते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे एक्सपेंस भी होते हैं जैसे कि जनरल एक्सपेंसेस, जिसको हमको ये नहीं दिया कि किस रेशियो में बांटना, किससे रिलेटेड वो पता नहीं चल रहा, उसको भी हम जनरल पीएनएल अकाउंट में लिख सकते हैं। अब जैसे मैंने आपसे यहाँ पे कहा कि इसके जो यहाँ पे जो उसके एडवांटेजेस जो इवैल्यूएशन हो सकते हैं, कभी आपको 4 नंबर का कुछ 5 नंबर का थ्योरी में पूछ लेगा एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। तो इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ ईच डिपार्टमेंट, जस्टिफिकेशन ऑफ कैपिटल आउटले, कितना उसमें कैपिटल लगाना चाहिए, जजमेंट ऑफ एफिशिएंसी कितनी है उसकी, परफॉर्मेंस से पता चल रहा हमको, एंड प्लानिंग एंड कंट्रोल। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो एक्सपेंसेस होते कुछ आइडेंटिफिएबल होते और कुछ कॉमन एक्सपेंसेस होते। तो आइडेंटिफिएबल में तो कुछ सोचना ही नहीं, वो हम क्या करेंगे उसके ट्रेडिंग या पीएनएल अकाउंट पे लिख देंगे। लेकिन जो कॉमन एक्सपेंसेस होते उसको किस तरीके से एलोकेट करना चाहिए, जैसे कि वेजेस और सैलरीज के, तो किससे रिलेटेड, नंबर ऑफ वर्कर्स, तो नंबर ऑफ वर्कर्स इन ईच डिपार्टमेंट और टाइम डिवोटेड। कभी ऐसा भी आपको क्वेश्चन में दे सकता है, जैसे कि कोई एक वर्कर है, कोई एक डिपार्टमेंट में 4 घंटे काम कर रहा है, दूसरे डिपार्टमेंट में 5 कर रहा है, तो 5:4:5 में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ऐसा भी हो सकता है कभी। ओके, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, ये किससे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट। अभी प्रोविडेंट फंड और ईएसआई कंट्रीब्यूशन, ये किस पे कंट्रीब्यूट करते हैं, सैलरी के ऊपर रहता है कैलकुलेट। तो पीएफ आप सैलरी पे दे रहे हो, तो इसीलिए इस पीएफ और ईएसआई कंट्रीब्यूशन को भी किस में बांटेंगे, वेजेस एंड सैलरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, repairs and maintenance including building, the floor area occupied by each department. Lighting and heating consumption of energy by each department. Selling expenses like discount, bad debt, selling commission, freight outward, traveling sales manager salary and other costs, जो sales से related, obviously sales of each department. कुछ खर्चे परचेज से भी रिलेटेड होते हैं, जैसे कि डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि वो हमको क्रेडिटर देता है, डिस्काउंट हमको जो मिलता है। सप्लायर देते तो सप्लायर से आप परचेज कर रहे थे, तो परचेज के प्रोपोर्शन, परचेज ऑफ ईच डिपार्टमेंट। कैरेज इनवर्ट हो गया, दैट इज आल्सो रिलेटेड टू परचेज, दैट विल बी आल्सो डिस्ट्रीब्यूट परचेज ऑफ ईच डिपार्टमेंट। अब डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, तो ये फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है, तो कौन से डिपार्टमेंट की कितनी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू, उस प्रोपोर्शन में हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर एक्सपेंसेस, कभी अगर आपको ऐसे दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव आप अदर एक्सपेंस, एग्जांपल सैलरी ऑफ मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, कॉमन, तो कोई ऐसा है कि हर डिपार्टमेंट में कर रहे, तो फिर आप उसको, अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है जैसे कि आपको मैनेजर की कोई सैलरी, तो कोई मैनेजर इस डिपार्टमेंट में इतना काम कर रहा है, इस और दूसरे डिपार्टमेंट में, तो कितना टाइम वो वहां पे दे रहा है, तो उस प्रपोर्शन में बांट देंगे। अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे थी कि डायरेक्टर, अब डायरेक्टर को कैसे बांटो, तो उसमें बोला है कि भैया यहाँ पे टाइम बेसिस क्वेश्चन में आपको कुछ क्लू देगा कि इस डिपार्टमेंट के लिए, इस डिपार्टमेंट के लिए इतना टाइम, तो उस टाइम रेशियो में उसको बांट सकते हैं। लेकिन जब आपको ये नहीं पता चल रहा है कि किस में एलोकेट करना, कुछ क्लू नहीं है, तो जैसे जनरल एक्सपेंस उसको आप जनरल पीएनएल अकाउंट जो आप एक बनाते हैं, जहां पे हर डिपार्टमेंट के प्रॉफिट और लॉस को लेके आते, वहां पर हम लिख देंगे। अब इंटरेस्ट ऑन लोन, अमाउंट ऑफ लोन एट्रीब्यूटेबल, इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब आपने अगर लोन लिया है, ऑर्गेनाइजेशन है, कौन से डिपार्टमेंट में कितना लोन का अमाउंट को यूज किया, उस प्रोपोर्शन में इंटरेस्ट को बांट देंगे। लेकिन वो क्वेश्चन में नहीं पता कि भाई जो लोन लिए थे किस डिपार्टमेंट ने कितना यूज किया उस लोन अमाउंट को, उस केस में आप उसको डेबिट कर देंगे कॉमन, और डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट इज कॉमन, वो जनरल पीएनएल अकाउंट जो आप बना रहे वहां पर उसको अपन क्या करेंगे, लिख देंगे, जब आपको पता नहीं, अगर पता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ओके, अगर आपको जैसे एलोकेट करके दिया, उससे अगर एलोकेट करके दिया कि कौन से डिपार्टमेंट में कितना है, तो फिर उस प्रोपोर्शन में हम उसको बांट देंगे। ओके, जैसे पता है 10 लाख लोन लिया, 5 लाख डिपार्टमेंट ने, 3 लाख डिपार्टमेंट भी, 2 लाख डिपार्टमेंट से, उसमें बांट देंगे फिर उस प्रोपोर्शन में। ओके, उसके बाद हम आगे देखते, जो जनरली स्टूडेंट को इसमें क्या होता है, डाउट होता है। कौन सी चीज में डाउट होता है कि ये इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर जो होते, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर जो होते, इसको किस तरीके से, ध्यान से सुनेंगे, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर जो होते, इसमें कैलकुलेशन आता है, किस चीज का कैलकुलेशन आता है आप लोगों का, स्टॉक रिजर्व का, अनरियलाइज प्रॉफिट का। उसके बारे में डिटेल में मैं डिस्कस करूं, जनरली स्टूडेंट को डाउट इसमें होता है, ध्यान से आप हर मेरी बात को आप सुनेंगे। सो मैंने क्या सर, डिपार्टमेंट कितने तरह के हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट, 2 डिपार्टमेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट और एक कौन होता है आपका, डिपेंडेंट डिपार्टमेंट। इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट का मतलब है, सपोज 2 डिपार्टमेंट, एक क्लॉथ डिपार्टमेंट, एक वॉश डिपार्टमेंट, तो दोनों एक दूसरे पे कोई डिपेंडेंट नहीं है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। अब क्या होगा यहाँ पे, दोनों जब एक दूसरे पे डिपेंडेंट यहाँ पर नहीं, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि एक डिपार्टमेंट को, सपोज 2 डिपार्टमेंट ए और बी, तो कोई ए बी को गुड सप्लाई नहीं कर रही है, बी ए को कोई गुड सप्लाई नहीं कर रहा, वो इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, वर्क इंडिपेंडेंट।
दूसरे डिपार्टमेंट होते हैं डिपेंडेंट डिपार्टमेंट, मतलब वो एक दूसरे को गुड्स अपने ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल क्लॉथ और रेडीमेड गारमेंट्स, तो क्लॉथ डिपार्टमेंट इसको दे रहा है, ये इसको कुछ दे रहा है, तो ये डिपार्टमेंट जब एक दूसरे के साथ गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करे उसको कहते हैं डिपेंडेंट डिपार्टमेंट। अब इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट में कुछ दिमाग नहीं ज्यादा लगाना है, बड़ा सिंपल सा उसमें, क्योंकि उसमें कोई भी प्रॉफिट का कंपोनेंट वाली बात नहीं आती, क्योंकि एक दूसरे को ट्रांसफर ही नहीं कर रहे हो डिपार्टमेंट। अब क्या होता है यहाँ पे डिपेंडेंट डिपार्टमेंट में गुड्स और सर्विसेज दोनों एक दूसरे डिपार्टमेंट को क्या कर रहे हैं, वहां पे वो ट्रांसफर कर रहे हैं। अब कैसा होगा, यहाँ पे दो चीज हो सकती है, ध्यान से सुनेंगे। एक हो सकती है आप लोगों की कि वो कॉस्ट पे ट्रांसफर करे, किस पे ट्रांसफर करे, कॉस्ट। फॉर एग्जांपल अपन दो डिपार्टमेंट बन जाते हैं, मैं डिपार्टमेंट ए आप डिपार्टमेंट बी, तो मैंने आपको 100 रुपीज की चीज मैंने ट्रांसफर कर रहा हूं, मैं डिपेंडेंट डिपार्टमेंट एक दूसरे को ट्रांसफर है, मैंने आपको 100 रुपए की चीज 100 में ही ट्रांसफर करा। तो मुझे यहाँ पे बताओ, आपने बाहर आउटसाइडर को आपने कितने में, 140 में बेचे, तो ये आपका प्रॉफिट दिखेगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे 100 की चीज आपको 100 में ही ट्रांसफर कर रहा हूं और आप बाहर कस्टमर को कोई बेच रहे सपोज 140 में, तो प्रॉफिट आपका दिख रहा है, मैं तो यहाँ पे कॉस्ट पर ही ट्रांसफर कर रहा हूं। तो एक हो गया कि जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को जब ट्रांसफर कर रहा है, किस पे ट्रांसफर कर रहा है, कॉस्ट पे। लेकिन ये भी हो सकता है ऑब्वियसली, मैं डिपार्टमेंट हूं और मैंने बोला कि नहीं 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 नहीं, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का पर्पस तो ये कि डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस कैसा है वो पता लगाओ। जब आप ये नहीं पता लगा पा रहे कि डिपार्टमेंट का प्रॉफिट कितना और डिपार्टमेंटल का प्रॉफिट कितना, वो इंटेंशन है। लेकिन यहां पर अगर मैं कॉस्ट में ही ट्रांसफर कर दूं, जितने में मुझे मिला उतने में ही मैं आपको अगर ट्रांसफर कर दूं, जितने में मुझे मिला उतने में ही मैं अगर मैं आपको ट्रांसफर कर दूं, तो क्या चीज होगी यहाँ पे, ये तो गलत बात होगी। क्या चीज गलत बात होगी? क्योंकि मैं बोलूंगा मेरा परफॉर्मेंस तो पता ही नहीं चल रहा वहां पे, क्योंकि मैंने 100 रुपए में लाया, मैं आपको 100 में दे रहा हूं, मैं 100 में दे रहा हूं, आप बाहर 140 में दे रहे हो, तो डिपार्टमेंट बी का प्रॉफिट दिख रहा है 40 का और डिपार्टमेंट ए का प्रॉफिट देख नहीं रहा। तो डिपार्टमेंट ए बोलेगा, फिर मेरे को टॉप मैनेजमेंट बोलेगा कि इंसेंटिव मत दो इन लोगों को, ये तो कुछ परफॉर्म ही नहीं कर, इनका तो कोई प्रॉफिट ही नहीं। अरे भाई हम तो अपना हम जो है गुड्स आपको ट्रांसफर कर रहे डिपार्टमेंट बी को, तो प्रॉफिट और कॉस्ट पे कर दिए, तो मेरा तो कुछ प्रॉफिट यहाँ पे दिखेगा नहीं। तो एक चीज है कि हमने बोले लोडेड प्राइस है, लोडेड प्राइस मतलब प्राइस को बढ़ा के, तो कॉस्ट प्लस लोडिंग इक्वल्स टू इनवॉइस प्राइस। तो मैंने कहा आपको कि 100 रुपीज की चीज है, लेकिन जब डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी को ट्रांसफर करे तो 100 की चीज कितने में ट्रांसफर करा, 125 में। मैंने कहा मैं बढ़ा के ट्रांसफर करूंगा, मैं बाहर भी 125 में बेच सकता हूं, मैं आपको भी उतने में ट्रांसफर करूंगा। तो मैंने 100 की चीज आपको 125 में ट्रांसफर करा और आपने 125 की चीज बाहर 140 में बेची। अब इस पॉइंट को समझना कि मैं कहता हूं कि भाई यहां पे 100 की चीज 125 में ट्रांसफर किया, तो डिपार्टमेंट ए का प्रॉफिट नजर आ रहा है 25 और डिपार्टमेंट बी ने 125 की चीज 140 में बेचा, तो डिपार्टमेंट बी को कितने का प्रॉफिट नजर आ रहा है, 15 रुपए का। तो यहाँ पे भी टोटल प्रॉफिट आप देखेंगे 25 प्लस 15 40 ऑनली, लेकिन यहाँ पे दोनों डिपार्टमेंट में का प्रॉफिट नजर आ रहा है 25 एंड 15। डिपार्टमेंट ए का 25, डिपार्टमेंट बी का 15, दोनों का प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे सारा का सारा प्रॉफिट किसका दिख रहा था, डिपार्टमेंट बी का। बस ये एक चीज थी। मगर अब जो इंपॉर्टेंट है, जहां पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे, रियलाइज और अनरियलाइज के पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना। रियलाइज का मतलब होता है कि मैं डिपार्टमेंट ए और आप डिपार्टमेंट बी, मैं डिपार्टमेंट ए और आप डिपार्टमेंट बी। तो डिपार्टमेंट ए जब डिपार्टमेंट बी को मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूं, तो मैंने सपोज प्राइस बढ़ा के इनवॉइस प्राइस पे करा, 100 की चीज आपको 125 में किया, 100 की चीज 125 में किया। लेकिन जो आप डिपार्टमेंट बी हो, आपने क्या करे, आपने अगर बाहर किसी को बेच दी तो ये रियलाइज प्रॉफिट हो गया। ये क्या, कौन सा प्रॉफिट हो गया, रियलाइज प्रॉफिट। अगर वो बाहर कस्टमर को चले गया है, तो देखो मैं रियलाइज अनरियलाइज दोनों पे आऊंगा। अब यहाँ पे ध्यान से स्क्रीन पे देखो, ये डिपार्टमेंट ए है, इसने डिपार्टमेंट बी को ट्रांसफर किया, तो जो ट्रांसफर करता है वो ट्रांसफरर होता है, जो ट्रांसफर करता है वो कौन होता है, ट्रांसफरर होता है, और जो रिसीव करता है वो कौन होता है, ट्रांसफरी होता है, जिसको दिया जा रहा है। तो ये ट्रांसफरर डिपार्टमेंट स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, 100 रुपीज की चीज है, 100 की मैंने लिया था और मैंने आपको 125 में ट्रांसफर करा, ठीक है। तो 125 यहाँ पे इनकम मेरी, तो मेरा प्रॉफिट आ गया 25। आप डिपार्टमेंट भी आपको ट्रांसफर किया, तो आपने रिसीव्ड करे 125 से आपको मिला और आपने कस्टमर को 140 में बेचे, तो आपका प्रॉफिट आ गया 15। तो ये कॉमन पी में लेकर आया मैंने 25 डिपार्टमेंट ए का और 15 डिपार्टमेंट बी का। तो ये 40 जो प्रॉफिट है उसको मैं रियलाइज बोल रहा हूं। अब आप बोलेंगे सर क्यों आप इसको रियलाइज बोल रहे, इसलिए मैं रियलाइज बोल रहा हूं क्योंकि मैंने आपको ट्रांसफर किया और आपने बाहर बेच दिए। तो मेरे को डिपार्टमेंट वाइज अगर परफॉर्मेंस देखना है, तो मैंने यहाँ पे देखा डिपार्टमेंट ए का 25 और डिपार्टमेंट बी का 15। डिपार्टमेंट वाइज परफॉर्मेंस मुझे यहाँ पे पता चला, लेकिन एक दिक्कत ये है यहाँ पे
कि भाई यहां पर अगर ये कस्टमर को कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, तो ये डिपार्टमेंट वाइज पता चल गया 25 15 15 कितना होगा 40। लेकिन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचूं तो कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, कंपनी को प्रॉफिट हुआ आपका 40। लेकिन यहाँ पे दोनों का 25 और 15, ठीक है, डिपार्टमेंट ए और बी का मिला, एक का 25 एक का 15, 40 हो गया, कंपनी का भी कितना 40। लेकिन क्या सर कभी ऐसा हो सकता है कि डिपार्टमेंट का यहाँ पे 40 और कंपनी का ना हो? हाँ हो सकता है, ये डिपार्टमेंट का कुछ और कंपनी का, क्यों, ओवरऑल कंपनी, क्यों, क्योंकि हम कंपनी का वही प्रॉफिट कंसीडर करते हैं जो रियलाइज प्रॉफिट। व्हाट डू मीन बाय रियलाइज प्रॉफिट? और रियलाइज प्रॉफिट का मतलब होता है जो आपने कंपनी ने क्या करी, जो कंपनी ने बाहर वाले को, मैंने डिपार्टमेंट ए, मैंने डिपार्टमेंट बी आपको ट्रांसफर करा और आपने बाहर किसी को बेच दिए, जब भी वो रियलाइज हुआ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अरे भाई मैं डिपार्टमेंट एक बी को कर रहा है, वही खेलेंगे, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ए ने बी को ट्रांसफर किया, तो कंपनी का क्या प्रॉफिट हुआ इसमें? कंपनी का प्रॉफिट तो जब होगा जब बाहर आउटसाइडर कस्टमर को बिकेगा। तो अगर मैं ए हूं आप बी हो, मैंने 100 की चीज 125 में आपको ट्रांसफर किया, मेरा 25 प्रॉफिट, आपने 125 की चीज बाहर 140 में बेची, 15 का आपका प्रॉफिट, तो 25 और 15 40 कंपनी का प्रॉफिट रियलाइज हुआ क्योंकि आपने बाहर बेच दी। तो ये होता है रियलाइज प्रॉफिट। लेकिन अनरियलाइज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? अनरियलाइज प्रॉफिट का मतलब मैं डिपार्टमेंट हूं, मैं ट्रांसफरर, आप डिपार्टमेंट बी। अब यहां पे स्क्रीन पे देखें 100 की चीज थी, मैंने आपको 125 में ट्रांसफर किया, कितने का प्रॉफिट हुआ डिपार्टमेंट ए का? 25 का। आपको 125 में वो चीज मिली, आपने 104 100, हाँ यहाँ आप सिचुएशन बदली, आपने 125 का आपको मिला, आपने बाहर ट्रांसफर ही नहीं करे। फॉर एग्जांपल समझने के लिए स्टॉक में रखा, बिका नहीं। अब जब क्वेश्चन हम करेंगे वहां पे कुछ सेल होगा कुछ स्टॉक होगा, जब बात करेंगे, लेकिन कंसेप्ट समझने के लिए कि 125 की चीज थी डिपार्टमेंट बी के पास, उसने बाहर बेचा नहीं और उसके स्टॉक में 125 रखा हुआ है। बाहर बेचा कि उसने नहीं, उसके स्टॉक में 125 रखा हुआ है, स्टॉक 125 का। अब मैं डिपार्टमेंट ए बड़ा खुश हुआ, देखो 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 मैंने 25 का प्रॉफिट और 100 की चीज 125 में ट्रांसफर किया। डिपार्टमेंट बी का कोई प्रॉफिट नहीं, 125 का 125 का स्टॉक में रखा हुआ है। लेकिन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, ये जो प्रॉफिट आ रहा है 25 का, वो क्या कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट है कि नहीं? क्योंकि ये गुड्स जो डिपार्टमेंट ए ने बी को ट्रांसफर किया, बी ने बाहर वाले को बेचा ही नहीं, एग्जांपल समझो, स्टॉक में ही रखा हुआ है, बेचा ही नहीं। तो जब वो बाहर वाले कस्टमर को गया ही नहीं, तो क्या कंपनी को प्रॉफिट होगा? आंसर इज नो। इसीलिए ये जो प्रॉफिट आया आपका 25, ये अनरियलाइज प्रॉफिट है। नो, इफ वी वांट टू कैलकुलेट रियलाइज प्रॉफिट, देन अनरियलाइज प्रॉफिट शुड बी एडजस्टेड। अगर अब हम ये चाहते हैं कि रियलाइज प्रॉफिट कितना है, तो अनरियलाइज प्रॉफिट उसमें से हटाना पड़ेगा। सो कॉमन पीएनएल अकाउंट जिसकी एंट्री पास होती है, जनरल पीएनएल और कॉमन पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। अब ये जनरल पीएनएल में आपने इसी चीज को कंटिन्यूशन में चला कि 25 और ये 0, और यहाँ पे अनरियलाइज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? जो क्लोजिंग स्टॉक, जो ट्रांसफर डिपार्टमेंट के स्टॉक में जो ट्रांसफर डिपार्टमेंट ने ट्रांसफर किया, मैं सपोज मैं डिपार्टमेंट है, मैंने आपको ट्रांसफर किया डिपार्टमेंट बी, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक जो 125 है, इसमें प्रॉफिट का कंपोनेंट कितना है जो ट्रांसफर डिपार्टमेंट ने किया और आपके क्लोजिंग स्टॉक में रखा हुआ है? इसमें प्रॉफिट का कंपोनेंट 25 है, तो ये 25 आपने जनरल पीएनएल को डेबिट कर, तो आपका रियलाइज प्रॉफिट कितना हो गया? 0। तो हमने एक देखे जहां पे रियलाइज प्रॉफिट ये आया और यहाँ पे रियलाइज प्रॉफिट नहीं आया। तो एक सिचुएशन में देखे थे कि सेल्स हुआ तो वो रियलाइज प्रॉफिट हुआ क्योंकि डिपार्टमेंट बी ने आउटसाइडर को बेचा। एक केस में हमने देखे यहाँ पे कि यहाँ पर जब यहाँ पे डिपार्टमेंट ए, यहाँ पर जब उसने डिपार्टमेंट बी के स्टॉक में ही रखा हुआ है, तो कोई भी रियलाइज प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन जब अभी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, आप वहां पे देखोगे कि जो ट्रांसफर डिपार्टमेंट ने जब ट्रांसफर डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया, तो ट्रांसफर डिपार्टमेंट, हमारे केस में डिपार्टमेंट बी, ये होगा कि कुछ बाहर बेचा तो वो रियलाइज्ड है, कुछ उसके स्टॉक में रखा हुआ है, उसमें कोई जो प्रॉफिट का कंपोनेंट है जो डिपार्टमेंट ए ने बोला चार्ज किया और उसके डिपार्टमेंट बी के स्टॉक में रखा हुआ है, स्टॉक में प्रॉफिट का कंपोनेंट कितना, तो दैट विल बी अनरियलाइज प्रॉफिट, दैट विल बी अनरियलाइज प्रॉफिट। सो व्हाट हैपन व्हेन वी सॉल्व क्वेश्चन कि वहां पे डिपार्टमेंट बी ने कुछ बाहर बेचा, दैट इज रियलाइज प्रॉफिट, और जो उसी के स्टॉक में रखा हुआ उसमें जो प्रॉफिट का कंपोनेंट होगा दैट विल बी अनरियलाइज प्रॉफिट। तो जो अनरियलाइज प्रॉफिट रहेगा वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन मैं मेन क्वेश्चन पे, अच्छा जो क्लोजिंग स्टॉक आप एंट्री पास करते, जनरल पीएनएल अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व आप स्टॉक में से माइनस करते क्योंकि स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड है, उसमें से आप ये लोडिंग वाला पोर्शन माइनस करते तो वो कॉस्ट पे आउटर कॉलम पे ये आ जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने अलग अलग सिचुएशन जो आप स्लाइड दिख रहे रेगुलर बैच किए, वहां पे बस एक एक लिखता हूँ, एक एक चीजें वहां पे एक्सप्लेन करी जाती है, वही स्लाइड है, वही मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ ध्यान से। अब अलग अलग जो सिचुएशन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आप एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग इस चैप्टर में, तो कौन सी सिचुएशन है उसको अच्छे से समझ लेना, उसमें अनरियलाइज प्रॉफिट है नहीं है, कैसा कैलकुलेशन होगा। तो आप जब भी क्वेश्चन करते हो, ये यहाँ पे 6 सिचुएशन रहेंगी, वो 6 सिचुएशन को बहुत ध्यान से अभी सुनना
और इनफैक्ट आपने खुद ने भी सोचना, मैं जब समझा रहा हूँ खुद ने भी सोचना, मेरे बोलने के पहले आपने सोचना चाहिए ऐसी सिचुएशन में क्या होगा करके। तो ये जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो 6 सिचुएशंस में ही से ही वो कुछ ना कुछ रहेगा रिलेटेड टू अनरियलाइज प्रॉफिट। अब ध्यान से सुनिए, मैं पहली सिचुएशन आपसे यहां पे कहता हूं कि नो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, मतलब एक डिपार्टमेंट, अपन 2 डिपार्टमेंट बन जाते, तो मैं बेटा डिपार्टमेंट ए और आप डिपार्टमेंट बी। तो मैंने कहा डिपार्टमेंट ए नो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, मतलब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर ही नहीं रहा है, कोई डिपार्टमेंट ट्रांसफर ही नहीं कर रहा है। तो डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी को ट्रांसफर नहीं कर रहा, ना ही तो डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट ए को ट्रांसफर कर, दोनों एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर रहे। तो फिर टेंशन ही नहीं। डिपार्टमेंट ए का जो क्लोजिंग स्टॉक है दैट विल, उसमें कोई भी अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को ट्रांसफर ही नहीं कर रहे ना, वो कॉस्ट इनवॉइस प्राइस तो बात की बात, हम ट्रांसफर ही नहीं कर रहे। तो मेरे क्लोजिंग स्टॉक में डिपार्टमेंट है, आप डिपार्टमेंट भी, ठीक है, तो मेरे क्लोजिंग स्टॉक में कोई भी अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं है और आपके भी क्लोजिंग स्टॉक में कोई अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं है। अब मैं कहता हूं यहां पे डिपार्टमेंट, सेकंड सिचुएशन, डिपार्टमेंट ए ट्रांसफर कर रहा है डिपार्टमेंट बी को, किस पे ट्रांसफर कर रहा है? कॉस्ट पे। और डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट ए को ट्रांसफर कर रहा है, किस पे कर रहा है? वो कॉस्ट पे। तो दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे को किस पे कर रहे हैं? कॉस्ट पे कर रहे हैं। ये इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर है। हाँ, ये डिपेंडेंट डिपार्टमेंट एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन किस पे कर रहे हैं? कॉस्ट पे कर रहे हैं। तो मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें कोई भी अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं। क्यों? क्योंकि आपसे जो भी गुड्स आया वो कॉस्ट पर ही आया, तो कोई भी प्रॉफिट का कंपोनेंट नहीं, इसलिए मेरे क्लोजिंग स्टॉक में कोई भी अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं है। आपके भी क्लोजिंग स्टॉक में कोई भी अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं भी जो आपको जब ट्रांसफर कर रहा हूं कॉस्ट पे कर रहा हूं, तो आपके क्लोजिंग स्टॉक में भी ऐसा कोई प्रॉफिट का कंपोनेंट नहीं है। तो दोनों के क्लोजिंग स्टॉक में कोई भी अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं है। लेकिन सिचुएशन सी हम देखते हैं यहाँ पे, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर एट हायर प्राइस, मतलब बढ़ा के, कॉस्ट प्लस लोडिंग दैट इज इनवॉइस प्राइस, हायर प्राइस बाय डिपार्टमेंट ए टू बी। मैं ए हूं, आप बी हो, मैं आपको ट्रांसफर जब कर रहा हूं, जब ए बी को ट्रांसफर कर रहा है, ए बी को जब ट्रांसफर कर रहा है, किस पे कर रहा है? वो हायर प्राइस पे। मतलब ये डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छे समझना है, डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को ट्रांसफर किया, किस पे ट्रांसफर किया? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। किस पे ट्रांसफर किया? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे ट्रांसफर किया। अब क्या हुआ यहाँ पे, अगर मैं कहूं मैंने तो बढ़ा के ट्रांसफर किया, मैं डिपार्टमेंट ए की बात करूं तो इसके क्लोजिंग स्टॉक में कोई अनरियलाइज प्रॉफिट है नहीं है। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट ए को कोई डिपार्टमेंट बी ने ट्रांसफर ही नहीं किया, तो डिपार्टमेंट ए ने कोई बाहर से लिया होगा, तो इसमें कोई भी ऐसा कंपोनेंट, प्रॉफिट वाला कंपोनेंट इसके क्लोजिंग स्टॉक में नहीं है, तो इसलिए कोई भी अनरियलाइज प्रॉफिट इसमें नहीं है। लेकिन डिपार्टमेंट बी की बात करें, डिपार्टमेंट बी को कौन गुड सप्लाई कर रहा है? डिपार्टमेंट ए। डिपार्टमेंट बी को कौन गुड सप्लाई कर रहा है? डिपार्टमेंट बी को कौन गुड सप्लाई कर रहा है? डिपार्टमेंट ए। जब डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी को गुड सप्लाई कर रहा है, तो डिपार्टमेंट जो क्लोजिंग स्टॉक जो डिपार्टमेंट बी का है उसमें कोई ऐसा क्लोजिंग स्टॉक है, कभी ये भी हो सकता है कि बाहर से कुछ लिए, तो क्वेश्चन में बताया हुआ रहता है, लेकिन अभी आप इतना समझेंगे डिपार्टमेंट बी के क्लोजिंग स्टॉक वो जो डिपार्टमेंट ए ने ट्रांसफर किया था, तो डिपार्टमेंट बी के क्लोजिंग स्टॉक में अनरियलाइज प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि मैं डिपार्टमेंट ए, मैंने आपको ट्रांसफर किया, आपने बाहर बेचे नहीं, और कुछ बेचे कुछ क्लोजिंग स्टॉक में, जो क्लोजिंग स्टॉक में रखा हुआ है वो तो रियलाइज नहीं हुआ ना, क्योंकि बाहर वाले को बिका नहीं है, और मैंने प्रॉफिट पे भेजा था आपको, तो इसमें कोई प्रॉफिट का कंपोनेंट है? यस, अनरियलाइज प्रॉफिट। कौन सा? प्रॉफिट ऑफ ए इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी, क्योंकि मैंने जो आपको भेजा था उसमें प्रॉफिट का कंपोनेंट था, और आपके स्टॉक में तो वो प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ क्योंकि बाहर वाले को बिका नहीं है। अब यहाँ पे फोर्थ सिचुएशन में आते हैं, टोटल 6 सिचुएशन है। फोर्थ सिचुएशन में आते हैं यहाँ पे, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर एट हायर प्राइस बाय डिपार्टमेंट बी टू ए। अब बी ने ए को ट्रांसफर करा हायर प्राइस पे, तो ये डिपार्टमेंट ए हुआ, ये डिपार्टमेंट बी हुआ। तो डिपार्टमेंट बी जब डिपार्टमेंट ए को ट्रांसफर करो, कैसे ट्रांसफर है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। किस पे ट्रांसफर करा? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो डिपार्टमेंट बी के क्लोजिंग स्टॉक में कोई अनरियलाइज प्रॉफिट होगा क्या? नहीं, क्योंकि डिपार्टमेंट बी कोई ए से कुछ रिसीव्ड ही नहीं कर रहा, तो इसके क्लोजिंग स्टॉक में कोई भी अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं है। लेकिन जब बी ए को ट्रांसफर करे, तो ए के स्टॉक वो है जो कहां से आया? डिपार्टमेंट बी ने ट्रांसफर किया, कुछ बेच दिया, कुछ इसके स्टॉक में रखा हुआ है, तो डिपार्टमेंट ए के स्टॉक में यहाँ पे रखा हुआ, जो ए के स्टॉक में रखा हुआ है वो कौन सा प्रॉफिट है? उसमें जो प्रॉफिट वाला कंपोनेंट है दैट विल बी अनरियलाइज प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि बाहर वो बिका नहीं है, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो तो प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ, अनरियलाइज प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट ऑफ बी इन स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट ए, सो प्रॉफिट ऑफ बी इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए। ओके, अब मैं आता हूं फिफ्थ सिचुएशन पे, बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, ध्यान से आप सुनेंगे, कि इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, दोनों एक दूसरे को ट्रांसफर करे, मतलब डिपार्टमेंट ए बी को ट्रांसफर कर रहा है और डिपार्टमेंट बी किसको ट्रांसफर कर रहा है? डिपार्टमेंट ए। तो दोनों एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जब दोनों एक दूसरे को ट्रांसफर कर, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैं डिपार्टमेंट ए की बात करता हूं, यस मेरे स्टॉक में कुछ रखा हुआ है, स्टॉक जो है ये कहां से आया? ये स्टॉक डिपार्टमेंट बी से आया,
उस और बी ने जब ट्रांसफर किया तो उसने उसने क्या ऐड किया, उसमें लोडिंग ऐड किया, प्रॉफिट उसमें ऐड किया। लेकिन मैं डिपार्टमेंट बी की अगर मैं बात करूं, डिपार्टमेंट बी की बात करूं, तो ये कौन सा क्लोजिंग स्टॉक है, ये वो क्लोजिंग स्टॉक है जो डिपार्टमेंट ए से आया था। तो ए ने भी जब ट्रांसफर किया तो उसमें प्रॉफिट चार्ज किया था। मतलब दोनों के क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट का कंपोनेंट है जो एक दूसरे डिपार्टमेंट ने ट्रांसफर करते वक्त चार्ज किया था। तो इसमें जो प्रॉफिट का कंपोनेंट, क्लोजिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट का कंपोनेंट, दैट विल बी अनरियलाइज प्रॉफिट। सो प्रॉफिट ऑफ बी इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए। उसी तरह जो डिपार्टमेंट बी का क्लोजिंग स्टॉक है उसमें भी अनरियलाइज प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट ऑफ इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी, अब ये तो ठीक है, ये सिंपल चीज। अब इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, इस चीज को ध्यान से यहीं क्लियर कर लेना मेन क्वेश्चन में आने के पहले। मैं कहता हूं कि 100 की कॉस्ट थी, मैं डिपार्टमेंट ए 100 की कॉस्ट थी, जब मैंने ट्रांसफर किया तो 20% प्रॉफिट लिया। कितना प्रॉफिट लिया? 20%। तो 100 की चीज को 20 में बढ़ा के 20% तो 120 में। तो यहां पे जब मैं ए बी को जब ट्रांसफर करता, लेकिन जब बी ए को ट्रांसफर करता, जब बी ए को ट्रांसफर कर रहा था, वो क्या करता? कॉस्ट प्लस 25%। कितना करता? कॉस्ट प्लस 25%। मैं कॉस्ट में मतलब कितना ऐड कर रहा था? 25%। अब मुझे बताओ जो डिपार्टमेंट ए का जो क्लोजिंग स्टॉक है इसमें अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट का कंपोनेंट। तो बच्चे कहते हैं कई बार सर ये ए का 20%। गलत। ये तो वो क्लोजिंग स्टॉक है जो डिपार्टमेंट बी ने ट्रांसफर करा, ये तो वो क्लोजिंग स्टॉक है जो डिपार्टमेंट बी ने ट्रांसफर करा। और जब बी ने ट्रांसफर करा कितने परसेंट? 25% है प्रॉफिट था। तो ये क्लोजिंग स्टॉक में 25% जो डिपार्टमेंट बी ने कितना चार्ज करा? 25%। उसी तरह जो बी का क्लोजिंग स्टॉक है इसमें अनरियलाइज प्रॉफिट है। आप ये मत बोलना बी ने 25% का तो ये इसका 25%, नहीं, इसके क्लोजिंग स्टॉक में वो प्रॉफिट है जो डिपार्टमेंट ए ने चार्ज किया था। डिपार्टमेंट ए ने कितना चार्ज किया था? 20% चार्ज किया था। तो इसके क्लोजिंग स्टॉक में कितना हो? 20% प्रॉफिट कंपोनेंट है। तो ख्याल रखना ये ए के इसमें देखो, प्रॉफिट ऑफ बी इन स्टॉक ऑफ ए, तो ये स्टॉक ऑफ ए में प्रॉफिट ऑफ बी, प्रॉफिट ऑफ बी कितना है? 25%। तो ये ऐसा हो रहा है, ठीक है, कितने परसेंट है? 25%। ओके। और प्रॉफिट ऑफ ए इन स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट बी, तो उसका कितना था? 20%। इस तरीके से। ओके। अब लास्ट सिचुएशन में आते हैं, सिचुएशन नंबर 6, कि एक डिपार्टमेंट का आउटपुट दूसरे डिपार्टमेंट का इनपुट। अब मैं कहता हूं यहां पे 3 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी। तो डिपार्टमेंट ए की अगर अपन बात करें, इसका जो क्लोजिंग स्टॉक है, तब डिपार्टमेंट ए किसको ट्रांसफर कर रहा है? बी को। बहुत ध्यान से मेरी बात सुना, डिपार्टमेंट ए किसको ट्रांसफर कर रहा है बच्चों? डिपार्टमेंट बी को। और डिपार्टमेंट बी किसको ट्रांसफर कर रहा है? डिपार्टमेंट सी को। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि डिपार्टमेंट ए जब बी को ट्रांसफर कर रहा है, तो ए तो कोई और डिपार्टमेंट से रिसीव ही नहीं कर रहा, ये किसी से रिसीव नहीं कर रहा, तो इसके क्लोजिंग स्टॉक में कोई भी अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं। तो इसीलिए मैंने यहां पे लिखा नो अनरियलाइज प्रॉफिट। इसके क्लोजिंग स्टॉक में, इसके क्लोजिंग स्टॉक में कोई भी अनरियलाइज प्रॉफिट यहां पर नहीं है। लेकिन डिपार्टमेंट बी के क्लोजिंग स्टॉक में बोलते हैं हाँ सर अनरियलाइज प्रॉफिट है, क्योंकि जब ए जब ट्रांसफर कर रहा है तो वो प्रॉफिट कॉस्ट प्लस लोडिंग पे कर रहा है। तो इसके क्लोजिंग स्टॉक में अनरियलाइज प्रॉफिट है। कौन सा अनरियलाइज प्रॉफिट है? प्रॉफिट ऑफ ए इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी, प्रॉफिट ऑफ ए इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी। जो ए का प्रॉफिट है वो जो इसके जो क्लोजिंग स्टॉक में वाला प्रॉफिट है जो ए ने चार्ज किया, जो प्रॉफिट कंपोनेंट इन क्लोजिंग स्टॉक, तो प्रॉफिट ऑफ ए इन स्टॉक ऑफ बी। अब बी ने किसको ट्रांसफर करा? सी। तो सी के क्लोजिंग स्टॉक में भी अनरियलाइज प्रॉफिट है। अब यहां पे क्या होता है, यहां बच्चे बहुत ध्यान से सुनना, यहां पे ऐसा हुआ कि ए से बी को गया और बी के कुछ स्टॉक में रखा हुआ। ध्यान से सुनना, ए से बी को गया, बी के कुछ, ए से बी के गया और कुछ बी के स्टॉक में और कुछ आगे फॉरवर्ड हो गया। तो जो स्टॉक में रखा हुआ तो ठीक है, बी के इसमें वो अनरियलाइज प्रॉफिट है। लेकिन ओके, सो यहां पे जब बी ने जब सी को ट्रांसफर करा, तो यहाँ पे बी ने भी अपना कुछ प्रॉफिट लाया, जो ग्रीन कलर से यहाँ पे बी ने भी कुछ प्रॉफिट लगाया, चार्ज किया। और ऐसा भी है कि भाई ए ने जो बी को चार्ज किया था कुछ क्लोजिंग स्टॉक में, कुछ बी से आगे बढ़ गया सी को। तो सी का जो क्लोजिंग स्टॉक में दोनों प्रॉफिट कंपोनेंट है उसमें, यस, कौन सा? प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ सी। तो ए और सी का जो प्रॉफिट है वो, जो इसके स्टॉक में दो प्रॉफिट कंपोनेंट है, ए का भी और बी का भी, जो क्लोजिंग स्टॉक में रखा हुआ उसमें। क्यों? क्योंकि ए बी को ट्रांसफर करे, बी किसको करे? सी को। तो ए से बी को गया, उसके कुछ स्टॉक में रखा और कुछ आगे बढ़ गया, है ना, कुछ स्टॉक में रखा और कुछ क्या हो गया? आगे बढ़ गया। और बी ने जो चार्ज करा वो कहां पे? सी के स्टॉक। कुछ अगर बाहर बेच दी तो वो तो रियलाइज प्रॉफिट होगा, इसके बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं अपने को। ये स्टॉक में रखा हुआ उसी में अनरियलाइज प्रॉफिट है। तो जब हम क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे तो हमको ध्यान से उसको देखना पड़ेगा कि 6 सिचुएशन में कौन सी सिचुएशन का है। अब मैं वो इसके बाद जो एक कंसेप्ट आपका इस चैप्टर में रहता है, मेमोरेंडम मार्कअप, इसको मैं डिस्कस करता हूँ। लेकिन इसके पहले, इसके अलावा जो दूसरे क्वेश्चंस रहते हैं मार्कअप के अलावा,
वो मैं सारे क्वेश्चंस पहले हम लोग डिस्कस कर लेते, एग्जामिनेशन में जिस तरह के जनरली आते वो डिस्कस करते हो। उसके बाद ये मार्कअप मेथड क्या है उसको मैं समझा तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। वो इंस्टीट्यूट के मटेरियल में क्वेश्चन उसका इतना शोर मचाते बच्चे, इतना शोर मचाते। वो कौन सा क्वेश्चन है आप लोगों का, ग्राम उद्योग वाला है, रिटेल हैज 2 डिपार्टमेंट, खादी एंड सिल्क डिपार्टमेंट, इसको बड़ा शोर रहता है, ऐसा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन है। तो मैं आपसे मार्कअप मेथड भी डिस्कस करता हूँ, ये क्वेश्चन के पहले आपसे करूंगा। उसके पहले हमने अभी तक जो डिस्कस करे उस पर हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, सो Mrs. Suman Enterprises has 2 department. Mrs. Suman Enterprises has 2 department. Finished leather and shoes. Shoes are made by the firm itself out of the leather supplied by leather department at its usual selling price. अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि फिनिश लेदर डिपार्टमेंट शूज डिपार्टमेंट को लेदर ट्रांसफर कर और शूज डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चर कर रहा है। लेकिन जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को जब ट्रांसफर कर रहा है, वो किस पे कर रहा है यहाँ पे, ये जब ट्रांसफर कर रहा है लेदर डिपार्टमेंट जब ट्रांसफर कर रहा है शूज डिपार्टमेंट यूजुअल सेलिंग प्राइस, तो समझ जाओ कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ओके, उस पर ट्रांसफर कर रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। अब यहाँ पे अपने को ओपनिंग स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2013 30,20,000 4,30,000, परचेजेस 1 crore 50 lakh 2 lakh 60, सेल्स 1 crore 80 lakh 45 lakh 20,000, ट्रांसफर टू शूज डिपार्टमेंट 30 lakh, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 5 lakh, सेलिंग एक्सपेंस 1 lakh 50 60,000, रेंट एंड वेयर हाउसिंग 5 lakh 3 lakh, stock on 31st March 2014 12 lakh 20,000 and 5 lakh. The following further information are available for necessary consideration. The stock in shoes department may be considered as consisting of 75% of leather and 25% of other expense. The finished leather department earn a gross profit at the rate 15% in 12-13. General expenses of the business as a whole अमाउंट टू रुपीज 8,50,000। इसको बहुत सिंपल है। अब इसका जो सोल्यूशन है ये हैंड रिटन नोट्स है रेगुलर बैच के, मैं यहाँ से आप एक्सप्लेन करूँ, आपको जो नोट्स प्रोवाइड करो उसमें भी है। ओके, अब सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया, उसने यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिया 30,20,000 एंड 4,30,000। तो आपने एक सेकेंड यहाँ पे डिपार्टमेंटल अकाउंट भी तो आएंगे, हाँ ये नीचे, ओके ध्यान से। तो देखिए यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक 30,20,000 एंड 4,30,000, ओके। फिर हमसे कहता है वहां पे परचेज 1 crore 50 lakh और 2 lakh 60,000, 1 crore 50 lakh एंड 2 lakh 60,000। उसके बाद यहाँ पे सेल्स 1 crore 80 lakhs 45 lakh 20,000, तो 1 crore 80 lakhs 45 lakh 20,000, ओके। उसके बाद ट्रांसफर टू शूज डिपार्टमेंट, ट्रांसफर टू शूज डिपार्टमेंट का कितना 30 lakhs है। अब ध्यान से सुनेंगे, तो ट्रांसफर टू शूज डिपार्टमेंट, अब ट्रांसफर शूज लेदर डिपार्टमेंट ने शूज डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया, तो लेदर के लिए एक तरह का क्या है सेल्स, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे इसलिए क्रेडिट किया। शूज डिपार्टमेंट को रिसीव हुआ, उसके लिए एक तरह का परचेज, तो उसने यहाँ पे क्या किया डेबिट किया। अब उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस शूज डिपार्टमेंट के 5 लाख, तो ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस शूज डिपार्टमेंट में 5 लाख। उसके बाद कहते हैं सेलिंग एक्सपेंस 1,50,60,000, उसके बाद ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो पीएनएल में 1,50,000 और ये 60,000। फिर यहाँ पे रेंट एंड वेयर हाउसिंग 5 लाख एंड 3 लाख इनडायरेक्ट एक्सपेंस, पीएल में 5 लाख एंड 3 लाख। और उसके बाद आपको दिए स्टॉक ऑन 31 मार्च 2014 क्लोजिंग स्टॉक 12,20,000 एंड 5 लाख, तो 12,20,000 एंड 5 लाख हमने यहाँ पे लिखे। डिपार्टमेंट का प्रॉफिट आया 42 लाख एंड 8,30,000, 42 लाख 8,30,000 ग्रॉस प्रॉफिट। और फिर ये नेट प्रॉफिट है 35,50,000 4,70,000, 4,70,000। सो ये प्रॉफिट जो है इसको हम कहां पे लेके जाते हैं, जनरल पीएनएल अकाउंट, इसको कॉमन पीएनएल अकाउंट भी कहते हैं। तो ये डिपार्टमेंट प्रॉफिट पता चला कि फिनिश लेदर डिपार्टमेंट 35,50,000, शूज 4,70,000, टोटल 40,20,000। लेकिन एक दिक्कत है बच्चों, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है आपका, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ध्यान से सुनिए, यहाँ पे ये जो क्लोजिंग स्टॉक आपको दिख रहा है शूज डिपार्टमेंट का, ये शूज डिपार्टमेंट का 5 लाख का क्लोजिंग स्टॉक है। तो लेदर डिपार्टमेंट किसको ट्रांसफर कर रहा है बच्चों, लेदर डिपार्टमेंट किसको ट्रांसफर कर रहा है, लेदर डिपार्टमेंट शूज डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर रहा है। अब शूज का जो क्लोजिंग स्टॉक है 5 लाख का, क्या 5 लाख पूरा का पूरा ऐसा है क्या कि जो लेदर डिपार्टमेंट ने ट्रांसफर करा और शूज डिपार्टमेंट के क्लोजिंग स्टॉक है, नहीं। क्वेश्चन में आपको उसने पॉइंट नंबर ए में कहा कि द स्टॉक इन शूज डिपार्टमेंट में बी कंसिडर कंसिस्टिंग ऑफ 75% ऑफ लेदर। जो लेदर है, लेदर जो आपका 5 लाख रुपए का जो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है, 5 लाख रुपए का जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है 5 लाख रुपए का, उसमें 75% क्या है
लेदर डिपार्टमेंट का है, और 25% क्या है, अदर एक्सपेंस। मतलब ये 5 लाख रुपए में, यहाँ पे मैंने ऐसे बताया भी होगा, हाँ देखो यहाँ पे ये जो 5 लाख रुपए यहाँ पे स्क्रीन पे देखेंगे, ये लेदर डिपार्टमेंट है, वो शूज डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर रहा है, शूज डिपार्टमेंट कस्टमर को बेच रहा है। तो शूज डिपार्टमेंट के कुछ यहाँ पे जो सेल हो गया वो रियलाइज्ड हो गया, लेकिन शूज डिपार्टमेंट का जो क्लोजिंग स्टॉक है 5 लाख का, ये 5 लाख पूरा का ऐसा है जो लेदर डिपार्टमेंट ट्रांसफर किया नहीं, वो कहते हैं कि 75% ऐसा जो लेदर डिपार्टमेंट ने ट्रांसफर किया। तो 5 लाख का 75% है 3,75,000। तो 5 लाख में से 3,75,000 में ही प्रॉफिट का कंपोनेंट है। तो सर ये जो 25% 1,25,000 उसमें प्रॉफिट का कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि वो 1,25,000 है ही नहीं जो कि लेदर ने शूज को करा, वो तो कोई दूसरे खर्चे हुए, उसने शायद कुछ परचेज किया, उसके कोई दूसरे एक्सपेंसेस है, वो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट में आ गया। तो ये 5 लाख में से सिर्फ 75% ऐसा है जो कि लेदर से शूज डिपार्टमेंट में है और वो उसके स्टॉक में रखा, बचा हुआ 25% वो कोई और एक्सपेंसेस है बच्चों, वो कोई और एक्सपेंस है, अदर एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हो सकता है, दूसरे खर्चे। तो प्रॉफिट का कंपोनेंट 3,75,000 में है। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जब लेदर ने, मैं लेदर डिपार्टमेंट, आप शूज डिपार्टमेंट, जब लेदर डिपार्टमेंट ने शूज डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया, जब लेदर डिपार्टमेंट ने शूज डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया, तो कितना प्रॉफिट लगाया, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट दिया पिछले साल का दिया, पिछले साल का क्यों दिया उस पर भी मैं डिस्कशन करूंगा, उस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पे इस साल का मैंने जब लेदर डिपार्टमेंट शूज डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया तो कितना प्रॉफिट कंपोनेंट हम कैसे पता लगाएंगे। तो हमने क्या करें, यहाँ पे इस साल का जीपी रेशियो निकालना पड़ेगा। जब जीपी रेशियो कैलकुलेट करें, आप शूज डिपार्टमेंट का जीपी मत निकाल देना, लेदर का निकालना, क्योंकि लेदर ने शूज डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया, लेदर डिपार्टमेंट ने शूज डिपार्टमेंट को क्या किया, यहाँ पे ट्रांसफर किया है। तो यहाँ पर जो आपका आता है 42 लाख, ये 42 लाख, तो प्रॉफिट देखना कि लेदर ने कितना चार्ज किया, ये आता है आपको कितना है 42 लाख। अब यहाँ पे जो आपके जो इसका सेल्स कितना, तो जो बाहर वालों को बेचे वो 1,80,00,000 है, और जो शूज डिपार्टमेंट को ट्रांसफर है 30 लाख। तो 30 लाख जो ट्रांसफर के, दैट इज आल्सो यूजुअल सेलिंग प्राइस। सो 180 प्लस 30 दैट इज 210। तो 42 ग्रॉस प्रॉफिट है आपका 210 पे। तो यहाँ पे आपने कैलकुलेट करे 42 लाख 2,10,000, 42 लाख 2,10,000, 2,10,00,000 पे। तो आपका जीपी रेशियो 20%, मतलब लेदर डिपार्टमेंट जब शूज डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर रहा है, सो कितने पे कर रहा है बच्चों, वो कर रहा है आपको 20% के जीपी रेशियो पे। कितने पे कर रहा है, 20% के जीपी रेशियो पे। यहाँ पे जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है 5 लाख का, उसमें लेदर डिपार्टमेंट जो ट्रांसफर कर क्लोजिंग स्टॉक में सिर्फ 75% है। तो 5 लाख का 75% है 3,75,000। ये 3,75,000 में 25% प्रॉफिट का कंपोनेंट है। तो 3,75,000 जो प्रॉफिट का कंपोनेंट है कितना, 3,75,000 में प्रॉफिट का कंपोनेंट है 5 लाख का 75%, लेकिन कितना प्रॉफिट का कंपोनेंट 20%। तो 3,75,000 का 20% वो आता है 75,000। तो जो आपका 5 लाख में उसमें अनरियलाइज प्रॉफिट जो दैट इज ओनली 75,000। सो वी पास एंट्री जनरल पीएनएल अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। तो यहाँ पे हमने जनरल पीएनएल अकाउंट को डेबिट करें यहाँ पे 75,000 से ओके। अब क्वेश्चन में आगे अपने से कहता है वो कि फिनिश लेदर डिपार्टमेंट है, उसका पिछले साल का जीपी रेशियो जो था 12-13 पिछले साल है, तो ये था आपका 15%। अब हम सोचेंगे सर ऐसा क्यों, ये 15% क्यों दिया, अभी इस साल 20% क्यों दिया 15%, क्योंकि जो इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व दैट विल बी ओपनिंग स्टॉक रिजर्व फॉर नेक्स्ट ईयर, तो इस साल अनरियलाइज्ड है, नेक्स्ट ईयर वो रियलाइज्ड हुआ। तो आपका यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक अगर अपन देखें, यहाँ पे एक सेकंड, ये जो ओपनिंग स्टॉक अगर आप देखोगे तो कितना है वो आपका यहाँ पे 4,30,000। सो यहाँ पे इसकी भी वर्किंग नोट बनाया हमने, 4,30,000 है, उसमें 75% किसका है, आपका लेदर डिपार्टमेंट का। तो 4,30,000 में लेदर डिपार्टमेंट ने जो ट्रांसफर किया दैट्स कम 3,22,500। उसमें आपका डोंट टेल मी कि 20% इज प्रॉफिट कंपोनेंट, ओनली 15% इज प्रॉफिट कंपोनेंट। क्यों, क्योंकि आपका 20% इस साल का जीव, इस साल आपने ट्रांसफर किया तो प्रॉफिट कंपोनेंट 20% है, लेकिन लास्ट ईयर के स्पेसिफिकली क्वेश्चन में मेंशन किया कि दैट इज ओनली 15%। तो ये आपका 3,22,500 का 15%, इतना प्रॉफिट कंपोनेंट दैट्स कम 48,375। इसको यहाँ पे क्यों लिखे आपने, यहाँ पे क्रेडिट साइड में अनरियलाइज होता है तो प्रॉफिट को कम करते, ये पिछले साल का अनरियलाइज होगा, इस साल बी का, तो इस साल का रियलाइज है, तो इसको आप यहाँ पे प्रॉफिट को बढ़ाएंगे। अब वहां पे जनरल एक्सपेंस दिया है, तो जनरल एक्सपेंस जब आपको नहीं पता कि किस में एलोकेट कर रहा है, कुछ सेलिंग एक्सपेंस सेल्स में रहता है आपको
दिया हुआ रहता है वहाँ पे किस तरीके से उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट कर, जैसे रेंट हो गया, एरिया। जब ऐसा है कि नहीं पता कि किस में एलोकेट करना है, कोई क्लू नहीं, तो यू विल राइट डाउन इन जनरल P&L अकाउंट 8,50,000। तो ये आ गया आपका रियलाइज प्रॉफिट 31,43,375। सो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब इंस्टीट्यूट ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। इस पे भी इस तरह का भी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछी। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट का फेवरेट है, कई बार वो 5 नंबर 6 नंबर के लिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। 6 पहले 10 नंबर के लिए पूछता था, स्टैंडर्ड बढ़ते जा रहा है जैसे जैसे, फिर 8 नंबर पे आया, फिर 6 नंबर पे आया। ओके, एनीवेज उसको भी अपन वो क्वेश्चन पे भी डिस्कशन करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। CY Limited has two department X and Y. From the following particulars, prepared departmental trading and P&L, general P&L account for the year ending 31st March 2009। अब दो डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट एक्स और वाई, उनका ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट, एट कॉस्ट उसने यहाँ पर अपने को दे दिया। एट कॉस्ट का मतलब ही है भाई उसमें कोई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं है, कॉस्ट पर लिखा हुआ है वो। सो 80,000, 48,000, परचेज 3,68,000, 2,72,000, carriage inward 8,000 and 8,000, wages 48,000, 32,000, sales 5,60,000, 4,48,000, purchase goods transfer by department Y to X 40,000, by department X to Y 32,000, finished goods transfer department Y to X 1,40,000, department X to Y 1,60,000, return of finished goods by department Y to X 40,000, by department X to Y 28,000, closing stock purchase 18,000, 24,000, finished goods 96,000, 56,000. Purchase goods have been transferred mutually at their respective departmental purchase cost and finished good at departmental market price, and that 25% of the closing finished stock with each department represent finished goods received from the other department। क्वेश्चन ध्यान से समझिए। यहाँ पे एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को जब गुड्स ट्रांसफर कर रहा है तो दो तरह के गुड्स है, एक गुड्स है आपका परचेज गुड्स और एक है फिनिश गुड्स। तो दो तरह के गुड्स है, एक है आपका परचेज गुड्स, एक का नाम, और दूसरे का कौन सा, फिनिश गुड्स है। जब वो ट्रांसफर करे तो हमको क्वेश्चन में कहता है कि जब ये लोग ट्रांसफर कर रहे हैं तो यहाँ पे जो परचेज गुड्स है, परचेज गुड्स एट देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल परचेज कॉस्ट, तो परचेज गुड्स किस पे ट्रांसफर हो रहा है, कॉस्ट पे। लेकिन जब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे किसकी, यहाँ पर अगर फिनिश गुड्स की बात करें तो वो किस पे ट्रांसफर है, मार्केट प्राइस पे। तो इस चीज को समझना, परचेज गुड्स जब ट्रांसफर कर रहे हैं कॉस्ट पे, और फिनिश गुड्स जब ट्रांसफर कर रहे हो किस पे कर रहे हैं, हम लोग मार्केट प्राइस पे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब हम क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर देखेंगे कि परचेज गुड्स में कोई भी अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं, फिर जब एक दूसरे को वो लोग ट्रांसफर करे तो किस पे ट्रांसफर करे, कॉस्ट पर ही ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग कहें फिनिश गुड्स की, वो मार्केट प्राइस पर है, तो वो अनरियलाइज प्रॉफिट इस पे रहेगा। तो अपन डिस्कस करेंगे। पहले अब सिंपल सी चीज है, जब यहाँ पर ये आपको मटेरियल दिया गया, यहाँ पे ये डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट पूछा, ये डिपार्टमेंट एक्स वाई, डिपार्टमेंट एक्स और वाई। अब सबसे पहले हमसे यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिया, कितना दिया, 80,000 एंड 48,000। तो आप यहाँ पे देखेंगे 80,000 एंड 48,000। परचेज 3,68,000, 2,72,000, 3,68,000, 2,72,000। उसके बाद कैरेज इनवर्ड 8,000, 8,000, तो कैरेज इनवर्ड 8,000 और ये 8,000। ओके, उसके बाद वेजेस 48,000, 32,000, सो 48,000, 32,000। उसके बाद यहाँ पे सेल्स 5,60,000, 4,48,000, सो 5,60,000, 4,48,000। अब मेन शुरू हो रहा है। अब एक दूसरे को जब ये लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, जब एक दूसरे को यहाँ पे लोग ट्रांसफर कर रहे, तो ध्यान से इस चीज को आपने समझना कि जैसे यहाँ पे हाईलाइट करा हुआ है, ट्रांसफर बाय एक्स, एक्स ट्रांसफर कर, ट्रांसफर बाय वाई, तो डिपार्टमेंट एक्स वाई को कर रहा है, वाई भी एक्स को कर रहा है, तो दोनों जब ट्रांसफर करेंगे तो उनके लिए एक तरह का सेल्स है। दूसरे डिपार्टमेंट उनके पास से गुड्स कम हो रहा है, क्रेडिट करेंगे, दूसरा डिपार्टमेंट रिसीव्ड करेगा, तो रिसीव बाय वाई एंड रिसीव बाय एक्स। तो इसको एक कॉलम बराबर, इसको ये हेडिंग बराबर ध्यान से समझ लेना। अब बस यहाँ पे पढ़ना और प्रॉपर हेडिंग में वहां पे अपने को लिखते जाना है। यहाँ पर हमसे कहते हैं परचेज गुड्स ट्रांसफर, क्या करा गया यहाँ पे, परचेज गुड्स ट्रांसफर करा गया, कितना ट्रांसफर करा, डिपार्टमेंट वाई ने डिपार्टमेंट एक्स को ट्रांसफर किया। तो डिपार्टमेंट वाई ने एक्स को ट्रांसफर किया, तो वाई के लिए एक तरह का सेल्स है। तो यहाँ पे कितने 40,000, तो डिपार्टमेंट वाई ने यहाँ पर देखो ट्रांसफर किया, तो डिपार्टमेंट वाई के कॉलम में 40 किसने रिसीव किया, एक्स ने, तो रिसीव बाय एक्स यहाँ पे 40,000 को डेबिट कर दो। फिर यहाँ पे एक्स ने वाई को ट्रांसफर किया, तो एक्स के लिए एक तरह का सेल 32, तो एक्स के इसमें यहाँ 32 से यहाँ पे क्रेडिट करे, रिसीव किसने किया, वाई ने, तो वाई को यहाँ पे 32 से क्या करे, डेबिट करे। डिपार्टमेंट अब ये फिनिश गुड्स ट्रांसफर करेगा, डिपार्टमेंट वाई ने एक्स को, तो वाई के लिए एक तरह का सेल 1,40,000,
1,40,000 यहाँ पे उसने क्रेडिट किया, वाई के इसमें रिसीव करा एक्स ने, तो 1,40,000 यहाँ पे डेबिट करे। उसी तरह यहाँ पे डिपार्टमेंट एक्स ने वाई को किया 1,60,000, सो 1,60,000 यहाँ पर इसने एक तरह का एक्स के लिए सेल उसने यहाँ क्रेडिट और ये रिसीव्ड करा, इससे तो इसने डेबिट किया 1,60,000। अभी ना रिटर्न ऑफ फिनिश गुड बड़े अच्छे से समझना है इसको। रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स की अगर अपन बात करें कि भाई वाई ने एक्स को ट्रांसफर किया, वाई ने एक्स को, ये रिटर्न है। अब ध्यान से, तो वाई ने कितना रिटर्न किया 40,000 का, तो वाई के पास से वो गुड्स गया, तो ये कौन सा गुड्स ट्रांसफर करूं थोड़ा समझ के भी, कौन सा गुड्स ट्रांसफर करूंगा, वाई ने रिटर्न किया, रिटर्न बोला, रिटर्न ऑफ गुड, रिटर्न किया। अब रिटर्न किया तो रिटर्न वही करेगा ना जो परचेज रिटर्न होगा। अब डिपार्टमेंट वाई हो, आपने मेरे को कौन सी चीज वापस करोगे, जो खरीदे वही वापस, मेरे से जो लिए वही वापस, तो इट इज परचेज रिटर्न। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे क्यों लिखे, मैं यहाँ पर क्रेडिट में क्यों लिखे, सर परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस ही होता है, परचेज का डेबिट होता है। नहीं नहीं सर वो तो ट्रेडिंग में से माइनस करते, अरे डेबिट में से माइनस करो या यहाँ पे क्रेडिट करो, बात एक ही है। यहाँ पे डेबिट में से माइनस करो या डेबिट में से माइनस करो या क्रेडिट करो, बात एक ही है, ठीक है। तो हमने उसको यहाँ पर ट्रांसफर किया, तो यहाँ पे उसको लिख लिया, रिटर्न किया तो उसके पास से गुड्स गया तो उसने यहाँ पे क्रेडिट करा। किसने रिसीव करा, डिपार्टमेंट एक्स ने, तो उसने रिसीव कर, तो उसको क्या करे अपन यहाँ पे डेबिट करे। अब उसी तरह यहाँ पे एक्स ने भी वाई को रिटर्न किया, कितना 28, तो उसके पास से गुड्स गया तो क्रेडिट करे, यहाँ पे इसने रिसीव किया, वाई ने उसको क्या करे डेबिट करे। उसके बाद हम लोग यहाँ क्लोजिंग स्टॉक दिए 18, 24, 96, 56, तो 18, 24, 96, 56 आपने यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकाल ली, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया। अब क्या हुआ यहाँ पे, ये जनरल पीएनएल में चलेगा, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक रिजर्व तो कुछ है नहीं आपका, कॉस्ट पे हो, ठीक है। अभी क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व का कैलकुलेशन आता है, तो जब क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व का कैलकुलेशन आता है तो मेरे को जीपी रेशियो निकालना पड़ेगा दोनों डिपार्टमेंट के। क्यों दोनों डिपार्टमेंट के जीपी रेशियो निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे को ट्रांसफर कर, तो ट्रांसफर करते तो जीपी रेशियो किस किस मार्जिन पे करते, तो वी हैव टू कैलकुलेट जीपी रेशियो। लेकिन मैं यहाँ पर अगर मैं बोलूं डिपार्टमेंट एक्स की पहले बात करते, तो इसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 1,70,000, ठीक है। लेकिन आप बोलेंगे सर सेल्स, बड़ा अच्छे से समझना है यहाँ पे इसको ना, बहुत, एक सेकेंड में इसको ओके। तो यहाँ पे इसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है यहाँ पे 1,70,000, बहुत अच्छे समझेंगे। लेकिन मैं इसके सेल्स की बारे में बात करता हूँ डिपार्टमेंट एक्स का, तो ये सेल्स है 5,60,000। आप बोलेंगे सर ये 32,000 का भी तो सेल्स है, ट्रांसफर किया, नहीं नहीं नहीं, ये परचेज गुड्स है, और परचेज गुड्स किस पे ट्रांसफर है, कॉस्ट पर ही ट्रांसफर है। परचेज गुड्स किस पे ट्रांसफर है, कॉस्ट पे, तो वो तो कॉस्ट पे आया और कॉस्ट पे चला गया, उसमें कोई प्रॉफिट नहीं। तो ये जो फिनिश गुड्स क्वेश्चन में बोला था फिनिश गुड्स की अगर अपन बात करें, तो फिनिश गुड्स ये मार्केट प्राइस पे ट्रांसफर हो रहा है, फिनिश गुड्स हो रहा है। ये तो जब ट्रांसफर परचेज वाले गुड्स को तो कॉस्ट पे ट्रांसफर कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे फिनिश गुड्स हमने लिए 1,60,000, ये यूजुअल सेलिंग पे, ये मार्केट प्राइस पे गया, तो ये 5,60,000 प्लस 1,60,000, और इसमें से ये 40,000 का क्या था आपका, ये रिटर्न था। क्योंकि आपके लिए एक तरह का जो आपके लिए परचेज रिटर्न था, वो मेरे लिए डिपार्टमेंट वाई के लिए अगर परचेज रिटर्न है, तो डिपार्टमेंट एक्स के लिए सेल्स रिटर्न है। ये 40,000 आपने मेरे को रिटर्न करे तो आपके लिए परचेज रिटर्न था, परचेज करी हुई चीज आपने वापस करे, लेकिन मेरी तो बेची हुई चीज मेरे को वापस मिली, तो मेरे लिए सेल्स रिटर्न था। तो यहाँ पे 5,60,000 प्लस 1,60,000 माइनस 40,000, इसमें बच्चे गड़बड़ कर, दिस इज सेल्स रिटर्न फॉर मी, 5,60,000 प्लस 1,60,000 माइनस 40, सो हियर the gross profit is 170 divided by 560 plus 160 minus 40, तो that GP ratio कम, वो GP ratio कितना आ रहा है आपका 25%, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 होगा, मल्टीप्लाई बाय 100, तो GP रेशियो कितना आ रहा है आपका 25%। उसी तरह डिपार्टमेंट वाई की अगर अपन बात करें, तो उसके लिए सेल्स ये 4,48, 1,40, और जिसका यहाँ पे सेल्स रिटर्न ये था 20, तो बोलेंगे सर आपने क्रेडिट में माइनस कर, अरे क्रेडिट में माइनस करो डेबिट में लिखो, बात एक ही होती है, ठीक है। तो 28,000, तो यहाँ पर इसने 4,48 प्लस 1,40 माइनस 28, तो ये यहाँ पे इसका जीपी रेशियो है 30%। अब ध्यान से, तो दोनों के क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे, ये पूरा मत ले लेना क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे ये वाला क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ 96 और 56 में ही अनरियलाइज प्रॉफिट है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है परचेज गुड्स तो कॉस्ट पे ट्रांसफर करो, उसमें कोई भी अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं, कोई अनरियलाइज प्रॉफिट है कि उसपे नहीं। तो जब परचेज गुड्स जो है आपके कॉस्ट पर ही ट्रांसफर हो रहे हैं, परचेज गुड्स अगर आपका कॉस्ट पर ही ट्रांसफर हो रहा है बच्चों, तो क्या चीज होगी यहाँ पे, तो वो तो कॉस्ट पे ट्रांसफर हुआ आपका, तो जब वो कॉस्ट पर ट्रांसफर हो रहा है तो उसमें क्या कोई अनरियलाइज प्रॉफिट होगा, कि उस पर कुछ भी अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं रहेगा।
मगर फिनिश गुड्स जो आपका वो मार्केट प्राइस पे ट्रांसफर हो, जब फिनिश गुड्स मार्केट प्राइस पे ट्रांसफर हो रहा है तो वो जो क्लोजिंग स्टॉक में रखा उसमें अनरियलाइज प्रॉफिट रहेगा। तो आपका जो 96,000 और ये 56,000 जो है इसमें अनरियलाइज प्रॉफिट का कंपोनेंट है। तो क्योंकि फिनिश गुड्स आपका मार्केट प्राइस पे ट्रांसफर हुआ है, तो ये फिनिश गुड्स का जो क्लोजिंग स्टॉक है 96,000 और 96,000 और 56,000। अभी 96,000 में आपका क्वेश्चन में आपको बोला है कि इंटर डिपार्टमेंट, कि सर क्या ये 96,000 पूरा का पूरा ऐसा है, मैं डिपार्टमेंट एक्स हूं आप डिपार्टमेंट वाई, क्या ये 96,000 क्या सर पूरा का पूरा ऐसा है कि जो डिपार्टमेंट वाई ने मुझको ट्रांसफर किया और मेरे स्टॉक में नहीं। क्वेश्चन में बोला कि 96,000 में सिर्फ 25% ही ऐसा है जो दूसरे डिपार्टमेंट का रखा हुआ है। तो सर 96,000 में 25% दैट्स कम 24,000। व्हाट अबाउट अदर 96 में 24,000 ही ऐसा है जो आपको दूसरे डिपार्टमेंट और आपके स्टॉक में रखा हुआ, लेकिन बचा हुआ 75% वो दूसरे कॉस्ट ऐड होंगे ना, मैंने कुछ परचेस किया होगा, मेरे कुछ एक्सपेंसेस होंगे, वो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट में ऐड है, तो उसमें प्रॉफिट का कंपोनेंट नहीं है। तो जो मेरे को दूसरे डिपार्टमेंट आपसे कितना है 25%, तो 96,000 का 25% दैट्स कम 24,000। तो 24,000 में प्रॉफिट कंपोनेंट है। अभी 24,000 में कितना, ध्यान से ये 25% मत लगा देना, डिपार्टमेंट वाई ने ट्रांसफर करते वक्त 30% करा, तो ये स्टॉक कौन सा है, स्टॉक ऑफ किसका, एक्स के स्टॉक में रखा हुआ है, लेकिन किसने ट्रांसफर किया, बी ने, सॉरी वाई ने। तो स्टॉक ऑफ वाई यहाँ पे, सॉरी प्रॉफिट ऑफ वाई इन स्टॉक ऑफ एक्स, एक्स के स्टॉक में रखा हुआ है वाई का प्रॉफिट, तो वो कितने परसेंट है, 30%। किसने कितना प्रॉफिट चार्ज किया, 30%। तो यहाँ पे 90, ये जो आपको 24,000 है, 24,000 का 30%, 24,000 का 30% दैट्स कम 7,200। अब उसी तरह यहाँ पे इसका 56 था फिनिश गुड्स का स्टॉक, उसका 25% दैट्स कम 14,000। तो जब एक्स ने वाई को ट्रांसफर किया तो कितने, एक्स ने जब वाई को ट्रांसफर किया वो कितने परसेंट है, 25%। तो 56,000 का 25% दैट्स कम 14,000। सो आपका 14,000 में प्रॉफिट कम, सॉरी 56 का 25%, तो ये प्रॉफिट वो था आपका जो यहाँ पे एक्स ने वाई को, जो इसकी टोटल कॉस्ट है ना 56 में, उसमें ऐसा कितना गुड्स है जो आपका एक्स से ट्रांसफर, दैट इज 25% ओनली। तो अब ये 14,000 में प्रॉफिट का कंपोनेंट, 14,000 में कितना 25%, ये जो 25% दिख रहा है ना आपको, ये 25% है, वो 25% प्रॉफिट का कंपोनेंट है। तो 14,000 का 25% 3,500। तो ये आ गया आपका क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। ये मैंने नोट लिखा है, जो आपने रिटर्न को माइनस करते वो जी, ग्रॉस प्रॉफिट इज अर्न ऑन द सेल एंड ट्रांसफर ऑफ फिनिश गुड, नेट ऑफ रिटर्न हैंस सेम इज यूज एज डिनोमिनेटर फॉर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इसका रीजन दिया हुआ है वहां पे। ओके, तो आपने क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व वहां पे निकाले, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व को वर्किंग नोट नंबर 1 से यहाँ लेके, ये आपका जो प्रॉफिट आ गया, कौन सा प्रॉफिट हो गया बच्चों, रियलाइज्ड प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट हो गया, रियलाइज्ड प्रॉफिट। सो ये क्वेश्चन में भी स्टूडेंट्स को बड़ा डाउट आता है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट है नहीं, बहुत सिंपल है क्वेश्चन में, ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, वो बहुत ही सिंपल है। अकाउंट सब्जेक्ट ही खुद ही, अकाउंट सब्जेक्ट ही बहुत क्या है, सिंपल है, उसमें आसानी से चीजें होती है। बस आपको किस चीज का ध्यान रखना है, आपको सिर्फ कंसेप्ट उसका अच्छे से समझ, अगर आपने कंसेप्ट समझ लिए तो वो चैप्टर, हर चैप्टर बहुत आसान होता है। ओके, तो हम एक और क्वेश्चन पे आते हैं जो इंस्टीट्यूट पूछती है, और इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन कई बार पूछती है, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उसको हम डिस्कस करते, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे किस पे, मार्कअप आता है। ओके, there is transfer or sale among the three department as below. Department X sell goods to Department Y at a profit of 25% on cost, and to Department Z at 20% on cost. Okay, Department Y sell goods to X and Z at a profit of 15%, 20% on sales respectively. Okay, Department Z charges 20% एंड 25% ऑन कॉस्ट। ओके, तो ये एक डिपार्टमेंट दूसरे तीन डिपार्टमेंट है, तीनों एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं। अब हमसे कहता है डिपार्टमेंट मैनेजर आर एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन डिपार्टमेंटल सेल्स बीइंग एलिमिनेटेड, departmental profit after charging managers commission but before adjustment of unrealized profit are as under department X Y Z 1,80,000, 135,000 and 1,35,000 and 90,000. Stock lying at different department at the end of the year are as under transfer from department X Y 75 Z 57, transfer from department Y 70,000, 60,000, transfer from department Z 30, 25. Find out the correct departmental profit after charging managers
कमीशन। ओके, अब इस चीज को पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं, बहुत सिंपल है, आप पहले ये समझ लो। डिपार्टमेंट एक्स जब ट्रांसफर कर रहा है, डिपार्टमेंट एक्स क्या कर रहा है यहाँ पे, डिपार्टमेंट एक्स जब ट्रांसफर कर रहा है तो डिपार्टमेंट एक्स क्या करेगा यहाँ पे, जब वो डिपार्टमेंट वाई को ट्रांसफर कर रहा है, तो डिपार्टमेंट वाई को जब ट्रांसफर करे कॉस प्लस 25%, क्या कर रहा है वो, कॉस प्लस, तो डिपार्टमेंट एक्स जब ट्रांसफर करे कॉस प्लस 25, तो 100 प्लस 25, तो कितने पे ट्रांसफर करे, 125 पे। जब वो डिपार्टमेंट जेड को ट्रांसफर जब वो कर रहा है, दैट इज कॉस प्लस 20%, तो दैट इज 100 प्लस 20, दैट्स कम 120। उसी तरह डिपार्टमेंट वाई जब ट्रांसफर करे एक्स को, तो 15% ऑफ ट्रांसफर, तो ये हमेशा ख्याल रखना, जब भी आपको क्वेश्चन में ये बोला गया, उसने क्वेश्चन में कि किस पे बोला, जिस पे भी वो ट्रांसफर कर रहा है उसको 100 ले लेना। तो यहाँ पे उसने बोला जिस पे भी प्रॉफिट बोल रहा है उसका इतने परसेंट, उसको 100 लेना। तो ये कहता है कि 15% ऑफ ये सेल ट्रांसफर वैल्यू पे, तो इसको 100 ली, ये 15, तो यहाँ पे कितने होंगे, 85 होगा ना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। उसी तरह 20% इसका ट्रांसफर का, तो ये 100, ये 20, तो ईयर कॉस्ट विल बी 80। तो यहाँ पे 20% ऑफ कॉस्ट, तो कॉस्ट 100, दिस इज 120, दिस 25% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट विल बी 100, 20 पे ट्रांसफर विल एट 125। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब भी ट्रांसफर हुआ है तो हम लोग को ये पता रहे कि कितने परसेंट प्रॉफिट है उस पर, कितने परसेंट क्या है बच्चों आपका कॉस्ट और क्या ट्रांसफर प्राइस है। क्यों, क्योंकि अनरियलाइज प्रॉफिट जो रहेगा वो अपने को हर डिपार्टमेंट जब दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट को कर रहा है ट्रांसफर, तो अलग अलग प्रॉफिट, इट इज नॉट यूनिफॉर्म, सबका एक जैसा है, अलग अलग प्रॉफिट को ट्रांसफर कर रहा है। इस चीज को तो पहले अपने टेबल बना ली, तो अपने को ये पता चल गया कि हाँ इस तरीके से ट्रांसफर करा है, तो ये हेल्प करेगा अपने को कैलकुलेट करने में। अभी अब ये भी समझना पहले कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या, इस चीज को बहुत अच्छे से समझना। तो क्या पूछा है आपसे कि पहले पूछा क्या उसको समझ लो, फिर क्वेश्चन में कोई दम नहीं हो तो 2 मिनट का, बहुत सिंपल है। अब ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट है, बहुत बार बार पूछती हूँ, साल में 2 अटेम्प्ट में 1 अटेम्प्ट में तो पूछ ही लेती हूँ, इतने बार पूछते हैं इंस्टीट्यूट। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों को समझना है। यहाँ पे करेक्ट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो अपने को कैसे मैनेजर का जो कमीशन के बाद का प्रॉफिट निकालना, लेकिन सही तरीका कि प्रॉफिट बिफोर कमीशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट, मतलब वो प्रॉफिट जिसमें आपने अनरियलाइज प्रॉफिट अभी एलिमिनेट नहीं करे और अभी आपने मैनेजर कमीशन भी नहीं दी, वो स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, वो स्टार्टिंग पॉइंट है। तो क्वेश्चन में कहता है कि आप मैनेजर कमीशन दो, लेकिन पहले अब जो अनरियलाइज प्रॉफिट है उसको एलिमिनेट करो। तो ये जो आपका यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन एंड अनरियलाइज प्रॉफिट ये है, इसमें मैं अनरियलाइज प्रॉफिट को एलिमिनेट करता हूँ, हटा देता हूँ। तो यहाँ पे अनरियलाइज प्रॉफिट को मैंने इसमें क्या करा, माइनस, तो ये बचा। तो अनरियलाइज प्रॉफिट क्या किया, इसमें माइनस किया, तो ये बचा। और इसमें से फिर आपने इसके बाद ये जो प्रॉफिट आता है वो कहता है कि इसमें फिर आप मैनेजर्स कमीशन दो इस प्रॉफिट पे, और दिस विल बी प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर्स कमीशन। इस तरीके से अपने को कैलकुलेट कर रहा है, ये सही तरीका था। लेकिन जो क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन दी उसमें क्या दिया उसको समझ लो। उसमें क्या दिया, उसमें क्वेश्चन में कि प्रॉफिट बिफोर कमीशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट, ये उसने ऐसा पहले फिगर थी, उसमें से उसने अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस नहीं किया। क्वेश्चन में इसने क्या बोला आपको यहाँ पे कि दिस इज डिपार्टमेंटल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन बट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट। तो ये जो प्रॉफिट था बिफोर कमीशन एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट, इस प्रॉफिट में उसने मैनेजर्स कमीशन इस पे कैलकुलेट करके माइनस करके गिवन इन क्वेश्चन ये जो प्रॉफिट दिया ना, ये तो वो जो आफ्टर मैनेजर्स कमीशन ये दिया, लेकिन बिफोर अनरियलाइज प्रॉफिट, इट मींस कि अनरियलाइज प्रॉफिट इसमें से एलिमिनेट नहीं किया, बल्कि वो गलत है। करना क्या था, कमीशन जो की जब बात कर रहा है तो क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि कमीशन आपको कैसे देना है, पहले आपने प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट एंड मैनेजर्स कमीशन, ये प्रॉफिट में से आपने पहले अनरियलाइज प्रॉफिट एलिमिनेट करो, और जो बचता उसमें से फिर क्या एलिमिनेट करो, फिर उसमें से मैनेजर्स कमीशन उसमें से हटा के फिर निकालो ये प्रॉफिट फाइनल। लेकिन क्वेश्चन में जो आपको क्या करा उसने कि उसने आपको अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस ही नहीं किया, और क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया हुआ है उसको दैट इज मैनेजर्स आफ्टर मैनेजर्स कमीशन, जो इस पे लगा दिया, लेकिन गलत था, इस पे नहीं लगाना था, इससे पहले अनरियलाइज प्रॉफिट उसे एलिमिनेट करना, तो जो उसने किया नहीं। अब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, मेरे को इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस तरीके से। अब स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होना चाहिए, मेरे को स्टार्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं, कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए यहाँ पे, ये स्टार्टिंग पॉइंट है ना, दैट इज प्रॉफिट बिफोर कमीशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट। तो यू टेल मी बेटा, अगर मेरे को यहाँ पे होना तो क्या क्वेश्चन में ये वाला प्रॉफिट दिया क्या, नहीं,
क्वेश्चन में मेरे को ये वाला प्रॉफिट दिया, क्वेश्चन में मुझे ये वाला प्रॉफिट दिया, तो क्वेश्चन में जब मुझे ये वाला प्रॉफिट दिया तो मैं इस प्रॉफिट पे जा सकता हूँ क्या? क्वेश्चन जा सकता हूँ। ये 90 है सर, ये 90 है, इसमें से आपने 10% कमीशन दी, दिस इज 90। अगर ये 90 है तो 100 कितना, सिंपल ना, ये 90 तो 100 कितना, तो ये फिगर पता चल गया, तो यहां पर अपन आ गए। तो अपन करेक्ट तरीके से पहले फिर अनरियलाइज प्रॉफिट का एलिमिनेट करेंगे और फिर मैनेजर्स कमीशन देंगे। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखोगे, इस पार्ट पे मैं आता हूँ, पहले यहाँ ध्यान दो। ये प्रॉफिट 1,80,000, 135 और ये आपको 90,000 दिया। दिस इज आफ्टर मैनेजर्स कमीशन बट बिफोर द एलिमिनेशन ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट विच इज इनकरेक्ट। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू बिफोर मैनेजर्स कमीशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट। तो ये आपका 90 है, जैसे आपको यहाँ पे समझा, दिस इज 90, वो कितना आपका 90, तो 100 कितना, तो ये 1,80,000 जो है आपका, वो 90 तो 100 कितना, 135 90 तो 100 कितना, 90 90 तो 100 कितना। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट करे कि प्रॉफिट बिफोर कमीशन जो दिया आपको 1,90,000, 1,35,000 एंड 90,000। अभी सब 90-90 है, तो अगर ये 90 तो 10 कितना, तो वो मैनेजर कमीशन वाला भी जो आपने माइनस करते हो उस तरीके से निकाल दिया आप। और आप ये भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन and adjustment of unrealized profit. If 1,80,000 is 90, then how much is 100? If 1,80,000 is 90, how much is 10? तो आपने 10 यहाँ पे लिखे, 135 90, then how much is 10? 90 is 90, then how much is 10? आपने वो लिखे यहाँ पे, और टोटल यहाँ पे आगा, आप यहाँ पे आ गए, ये 2 lakhs, 1,15,000, 1 lakh। तो ये कौन सी वैल्यू जो आप ये जो कैलकुलेट करें, दिस प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन एंड अनरियलाइज प्रॉफिट, क्योंकि जो मैनेजर्स कमीशन आपने माइनस करते हो, हमने क्या करे यहाँ पे ऐड बैक, इस पे आ गए। अब इसमें से मुझको अनरियलाइज प्रॉफिट को क्या करना है, इसमें से मुझे अनरियलाइज प्रॉफिट को क्या करना है, माइनस करना है। तो जब मैं अनरियलाइज प्रॉफिट को यहाँ पे माइनस करूंगा, तो यहाँ पे अनरियलाइज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, अनरियलाइज प्रॉफिट का मतलब वो होता है जो स्टॉक में रखा। अब समझना, यहाँ डिपार्टमेंट एक्स ने जो ट्रांसफर, ध्यान से, डिपार्टमेंट एक्स ने जो ट्रांसफर किया डिपार्टमेंट वाई को 75,000, 57,000 इनके स्टॉक में रखा हुआ है। तो जब ये वाई को ट्रांसफर कर, तो प्रॉफिट कितना है इसका, यहाँ पे देखो 25% कॉस्ट का, मतलब ये सब ट्रांसफर प्राइस पे। तो 75 इज 120 पे, देन हाउ मच इज 25? 57 इज 120, 57 इज 120, देन हाउ मच इज 20? तो यहाँ पर आपने देखेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट, आप बोलेंगे 75 इज 125, देन हाउ मच इज 25? 57 इज 120, देन हाउ मच इज 120? तो अनरियलाइज प्रॉफिट आप डिपार्टमेंट एक्सप्रेस से क्यों माइनस कर रहे हो? क्योंकि मेरे को यहाँ पे उसने ये प्रॉफिट को चार्ज किया था ना पहले, तो वो रियलाइज, तो उसमें से माइनस करे ताकि हम लोग वो प्रॉफिट पे आ सके जो अनरियलाइज प्रॉफिट को हटाए, बात कितना प्रॉफिट है रियलाइज प्रॉफिट, तो उस पर मैनेजर्स कमीशन अपने को देना है। अब यहाँ पे यहाँ डिपार्टमेंट वाई की बात करें, तो जो एक्स को उसने ट्रांसफर किया 70,000, सी है 70,000 इफ 100, देन हाउ मच इज 50? इफ 60,000 इज 100, देन हाउ मच इज 20? If 70,000 if 100, then how much is 15? Department Y. 60,000 if 100, then how much is 20? 12,000. In third case, department Z, this is 30,000, 20,000. If 30,000 is 120, then how much is 20? If 25,000 is 125, then how much is 120? How much is 25? तो यहाँ पे देखें 30,000 अगर 120 है तो 20 कितना, 25,000 120 125 है तो 25 कितना। तो ये अनरियलाइज प्रॉफिट है, तो इसमें से एलिमिनेट करे तो ये वाला प्रॉफिट आ गया आपका, इसका मैनेजर्स कमीशन 10%, तो इसका 10% आपने यहाँ पे लेके, और वो प्रॉफिट माइनस करे बाद आया आपका प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। इंस्टीट्यूट का फेवरेट है, वैसे सिंपल सा एक टेबल आपकी स्क्रीन पे जो दिख रही है आपको बनाना रहता है, ये सब तो मैं डिस्कशन के लिए ये सारी चीजें लिखी हुई है। ओके, अब बच्चे बहुत शोर मचाते, किस चीज में शोर मचाते बच्चे? बच्चे शोर मचाते एक मैथड है, कौन सी मैथड है? वो है आप लोगों की ये मेमोरेंडम मार्कअप मैथड। ठीक है, अब ध्यान से इसको सुनेंगे। अब ये मेमोरेंडम मार्कअप मैथड होती क्या? अरे स्क्रीन पे आ जाओगे, आ जाएगा। ओके, अब ध्यान से आप मेरी बात सुनो। तो एक मैथड होती है आपकी मेमोरेंडम मार्कअप मैथड। जब पहली बार एग्जामिनेशन में आया था तो बड़ा शोर मच गया था, अरे कैसी मैथड पूछ ली इंस्टीट्यूट ने, क्या है इसमें, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो बहुत सिंपल है, अब ध्यान से आप मेरी बात को सुनना, और उस तरीके से जो वो आपके खादी और सिल्क वाला एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी दिया, उसका बड़ा शोर रहता है, डिफिकल्ट है, कुछ भी नहीं, मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको, मेरी बात को आप ध्यान से सुनना। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, सो मेमोरेंडम मार्कअप मैथड पहले समझ लेना अच्छे से, बहुत सिंपल है। अगर मैं कहता हूं कि ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ध्यान से सुनना, ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? क्वांटिटी, आई नो क्वांटिटी नहीं रहती, अमाउंट रहता है, आपको समझाने के लिए लिखा गया कि क्वांटिटी, अगर आपको यहाँ पे ये क्वांटिटी ओपनिंग स्टॉक है,
ये उसकी क्वांटिटी यहाँ लिखा, मैंने परचेज की क्वांटिटी यहाँ पे लिखा और सेल्स की क्वांटिटी यहाँ लिखा। तो मैंने ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी लिखा, ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी लिखा, परचेज की क्वांटिटी लिखा और किसकी क्वांटिटी लिखा, सेल्स की क्वांटिटी लिखा। तो ओपनिंग स्टॉक, परचेज और सेल्स, ये तीनों की क्वांटिटी यहाँ पे लिखी। तो ये जो बैलेंस आया आपका, ये किसकी रहेंगे, क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी आ जाएगी। अब मैं कहता हूं इसी चीज को, यही ट्रेडिंग अकाउंट मैंने ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पे लिखा, परचेज कॉस्ट पे लिखा, आई नो सेल्स सेल्स वैल्यू पे लिखा, लेकिन समझाने के लिए मैं कह रहा हूं सेल्स भी सपोज मैंने उसकी कॉस्ट पे लिखा, जो गुड्स बेचा उसकी कॉस्ट पे यहाँ पे लिखा। तो मेरे को बताइए ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये जो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आएंगी वो भी किसी आ रहेंगी, कॉस्ट रहेंगी। मतलब आप सारी चीजें क्वांटिटी लिख रहे हो तो क्लोजिंग स्टॉक की बैलेंसिंग फिगर आपकी क्वांटिटी आ रही, सारी चीज आप अगर कॉस्ट पे लिख रहे हो तो क्लोजिंग स्टॉक की जो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आ रही दैट विल बी एट कॉस्ट ऑन। अब उसी चीज को मैं कहता हूं मेमोरेंडम स्टॉक मैथ जो है हमारा, उसमें आपने मैंने ओपनिंग स्टॉक को किस पे लिखा, उसकी सेल वैल्यू पे। मतलब अगर मैं बेचूं तो कितने में, अगर ओपनिंग स्टॉक बेचता तो कितने में बेचा, उसकी सेल वैल्यू पे। परचेज की किस पे लिखा, सेल वैल्यू पे, परचेज को भी सेल वैल्यू पे लिखा और यहाँ पे सेल्स को तो ऑब्वियसली सेल्स वैल्यू पे ही। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आपकी यहाँ पर आई क्लोजिंग स्टॉक की, अब यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आएगा क्योंकि आपने सबको सेल वैल्यू पे लिखे हो। आप ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे लिखो और सेल्स को सेल वैल्यू पे, तो प्रॉफिट आएगा आपका, प्रॉफिट लॉस जो भी है। लेकिन यहाँ पे आपने सब पे सेल वैल्यू पे लिखा, ओपनिंग स्टॉक सेल वैल्यू पे, परचेज सेल पे और सेल्स को सेल वैल्यू पे। आप मेरे को बताइए जो क्लोजिंग स्टॉक की यहाँ पे वैल्यू आएंगी, बैलेंसिंग फिगर, वो किस पे रहेंगी, वो भी किस पे रहेंगी, वो भी आपकी किस पे रहेंगी, सेल वैल्यू पे रहेंगी। तो मेमोरेंडम स्टॉक मेथड में हम हर चीज को क्या करते, सेल वैल्यू पे मेंटेन करना। आप मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट इज लाइक अ ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन यहाँ पे हर आइटम को आपको किस पे मेंटेन करना है, सेल वैल्यू। इस चीज को दिमाग में रखना जब भी आप इस पे क्वेश्चन करते हो कि अपने को मेंटेन करना सेल वैल्यू पे। अब इसमें जो लोडिंग वाला पार्ट होता है, वो लोडिंग वाला पार्ट जो होता है वो एडजस्ट करते हैं मार्कअप में, मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट में, वो एक्सप्लेन करता हूं मैं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। लेकिन इस चीज को ख्याल रखना आप मेमोरेंडम स्टॉक में, मेमोरेंडम स्टॉक में जो आपका डेबिट क्रेडिट का जो खेल चल रहा है उसको याद रखना, सेल वैल्यू पे अपने को मेंटेन करना है। अगर वो सेल वैल्यू कभी गड़बड़ाई, सेल वैल्यू पे कोई चीज नहीं हुई, तो अपने को उतने अमाउंट से उसको लिखना पड़ेगा और उसको सेल वैल्यू पे मेंटेन करना है। तो आपको डेबिट और क्रेडिट साइड को सेल वैल्यू पे मेंटेन करना है, इस चीज को दिमाग में रखना है आपको। ओके, अब जो क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब क्या हुआ यहाँ पे कि ग्राम उद्योग, पहले क्वेश्चन, ग्राम उद्योग ए रिटेल स्टोर, Gram Udyog, a retail store, has two departments, Khadi and Silk, for each of which stock account and memorandum markup account are kept. All the goods supplied to each department are debited to the stock account at cost plus markup, to which together markup the selling price of the goods and sale proceed of the goods are credited in the account. The amount of the markup is credited to the departmental markup account. If the selling price of any goods is reduced below its normal selling price, the reduction markdown is adjusted both in stock account and departmental markup account. The rate of markup for Khadi department is 33.33 of cost and for silk department is 50% of the cost. तो इतना बड़ा सेंटेंस पढ़े, इसको कंफ्यूज मत होना। वो वही चीज है जो मैंने आपसे एक्सप्लेन किया आपको कि भाई एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को जब ट्रांसफर करेगी, जो भी उनको ओपनिंग स्टॉक परचेज जो भी, उसको सेलिंग प्राइस पे अपने को मेंटेन करना है। ठीक है, सेलिंग प्राइस पे उसको मेंटेन करना है मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट को। और जो भी इसमें लोडिंग वाला पार्ट है, जो उसको मार्कअप अकाउंट एक बनता है, उसमें एडजस्ट करना। व्हाट इज मार्कअप अकाउंट, वो आपको मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पे उसने बताया अपने खादी डिपार्टमेंट है और एक सिल्क डिपार्टमेंट, तो इनका ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट 10,500 एंड 18,600, परचेज 75,900, 93,400, सेल्स 95,600, 1,25,000. The stock of Khadi on January 1st, 2021 included goods, the selling price of which had been marked down by rupees 1260. These goods were sold during the year at a reduced price. Certain stock of the value of rupees 6,900 purchased and sold for rupees 10,350. As a result, though the cost of the goods is included in the Khadi department, the sale proceeds have been credited to the sale department. During the year 2021, to promote sales, the goods were marked down as follow: Khadi 5,600 cost and their markdown is 360. Silk cost 10,000, markdown is 2,000. All the goods that were marked down were sold except those with the silk of the value worth rupees 5,000 that were marked down by rupees 1,000.
At the time of stock taking on December 31st, 2021, it was discovered that khadi cloth of the cost of rupees 390 was missing, and it was decided that the amount be written off. You are required to prepare for both the department for the year 2021. Memorandum stock account, memorandum markup account and extract of profit and loss account. अब ध्यान से, इतना लंबा क्वेश्चन आप बोलेंगे क्या क्या लिखा, ध्यान से आप समझेंगे। पहले मैं आपको दो चीज उसने जो बोला इन द बुक्स ऑफ ग्राम उद्योग, आपने एक बनाया मेमोरेंडम स्टॉक, ध्यान से मेरी बात को सुनना, ठीक है। एक है आपका मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, उसने पूछा, और एक मेमोरेंडम मार्कअप, वो एक्सट्रैक्ट पीन लो, बाद में बात करेंगे अपन। तो मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट और मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे वर्किंग नोट सारी बनी हुई, ये रेगुलर बैच के हैं नोट्स। तो अब यहाँ पे वर्किंग नोट जो बनी हुई आपकी, खादी डिपार्टमेंट में क्या बोल रहा है कि खादी डिपार्टमेंट का मार्कअप कितना, कितने का उसका प्रॉफिट है, कॉस्ट का 1/3, तो 1/3 ऑफ 33.33% ऑफ कॉस्ट मीन 1/3 ऑफ कॉस्ट, तो दिस इज 1/3 ऑफ कॉस्ट। इन केस ऑफ सिल्क दैट इज 50% ऑफ कॉस्ट, इन केस ऑफ सिल्क दैट इज 50% ऑफ कॉस्ट। तो जब मैंने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे बनाया, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट जो हमने बनाया, इसको एक चीज ख्याल रखना अपने दिमाग में, इसको सेल वैल्यू पे मेंटेन करना है। जो भी अमाउंट लिख रहे हो यहाँ पे सेल वैल्यू पे मेंटेन होना। अगर सेल वैल्यू से नहीं ऊपर नीचे कोई फिगर हुई तो वो अमाउंट अपने को यहाँ पे लिख के उसको वापस से सेल वैल्यू पे उस चीज को लाना, इस चीज को अपने दिमाग पे रखें, ठीक है। अब क्वेश्चन एक एक पॉइंट में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आप ध्यान से एक एक यहाँ से हम शुरू करते हैं, फिर नीचे जो पॉइंट्स आपको 4-5 दे वो भी एक्सप्लेन करूंगा ध्यान से। तो ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट है 10,500 और 18,600। सो मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे आपने देखी कि ओपनिंग स्टॉक पे जो वर्किंग नोट बनाया है उसकी कॉस्ट है 10,500 और 18,600। ओके, एक मिनट, मैं कोई और चीज यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, आप इस पे ध्यान मत देना, भी जो लिख रहा है मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। वो कुछ और चीज मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे 10,500 18,600। अब मैंने क्या करा, उसको सेल प्राइस पे अपने को मेंटेन करना है। तो इसका मार्कअप है, मार्कअप मतलब उसमें कितना आप ऐड कर रहे हो प्रॉफिट कॉस्ट में, दैट इज 1/3 ऑफ कॉस्ट। तो 1/3 10,500 3,500, ये टोटल आया 14,000। ये 18,600 इसका 50%, दिस 50% ऑफ कॉस्ट, इसका 50% 9,600, टोटल इज 27,900। तो ये आ गई आपकी ओपनिंग स्टॉक की सेल वैल्यू। तो 14,000 ये 14,000 27,900। अब इसमें प्रॉफिट वाला कंपोनेंट कितना, देखो इसको याद रखना, मेमोरेंडम स्टॉक को अपने को प्रॉफिट के सॉरी अपने को सेल वैल्यू पे मेंटेन करना है। तो ओपनिंग स्टॉक की सेल वैल्यू अपन ने यहाँ पे लिखी। अब इसमें मार्कअप कितने से हुआ था वो अपने वर्किंग नोट नंबर 1 में कैलकुलेट करिए, वो 3,500 और 9,300, ये 3,500 और 9,300। तो यहाँ पे आपने इस ओपनिंग स्टॉक में ये सेल वैल्यू पे मेंटेन करें 14,27,900, इसमें प्रॉफिट 3,500 और 9,300। एक चीज ख्याल रखना, ये क्या मतलब होता है मार्कअप का, मार्कअप का मतलब होता है कि मैंने यहाँ पे डेबिट इसको सेल वैल्यू पे किया, यहाँ पे इस पे प्रॉफिट पे किया, तो कॉस्ट पे नेट इफेक्ट आ गया। और इसका मतलब होता है कि जब मैं बेचूंगा ओपनिंग स्टॉक, जब भी बिकेगा, मेरे वर्डिंग्स को बहुत ध्यान से सुनना, ओपनिंग स्टॉक है जब भी बिकेगा इस पे इतना प्रॉफिट होगा। तो ये जो क्रेडिट वाला पोर्शन है इतना प्रॉफिट होगा, ये इतना प्रॉफिट होगा, हुआ कितना उस पर अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जितना कितना प्रॉफिट ये होगा। तो ओपनिंग स्टॉक जब ये बिकेगा उस पे ये इतना, ये जो लिखा ना 3,500 9,300, इतना प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में बाद में उसने यहां पे उसने अपने को परचेज दिया 75,900 और 93,400, ये कॉस्ट है। तो यहां पे वर्किंग नोट नंबर 2 75,900 और 93,400 ओके। तो ये 75,900 और 93,400 ये उसकी कॉस्ट है। तो इसका 1/3 जो मार्कअप प्रॉफिट है 25,300, ये टोटल आ गया। इसका जो मार्कअप 50%, तो इसका कॉस्ट का 50% 46,700, ये टोटल आया। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट सेल वैल्यू पे मेंटेन करना है। तो 1,01,200 और 1,40,100, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1,01,200 और 1,40,100, उसको सेल वैल्यू पे मेंटेन करो। इसमें प्रॉफिट वाला कितना, अगर ये बिकेगा तो उसमें प्रॉफिट कितना होगा 25,300 और 46,700। तो मैंने यहाँ पे लिखा 25,300 एंड 46,700। ये क्या है आपका, जब परचेज वाले गुड्स बिकेंगे तो उस पर इतना प्रॉफिट होगा, इसको ध्यान में रखें। फिर क्या कहता है यहाँ पे अपने से क्वेश्चन में आगे सेल्स दिया उसने, सेल्स कितना है आपका, सेल्स है आपका 95,600 और 125। सो 95,600 और 1,25,000, सेल पे तो ऑलरेडी सेल वैल्यू पे, तो उसका वो भी वर्किंग नोट बनाना नहीं है।
95,600 और 1,25,000, 1,25,000। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे कहता है, इसको बहुत ध्यान से सुनना, ये चारों पॉइंट। ये कहता है हमसे कि द स्टॉक ऑफ खादी ऑन January 1, 2021 इंक्लूड गुड्स द सेलिंग प्राइस ऑफ विच हैड बीन मार्क डाउन। मार्क डाउन मतलब सेलिंग प्राइस से कितने से वो गिरा, 1260 से। सेलिंग प्राइस से कितने से, जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस थी, ओपनिंग स्टॉक में कोई ऐसा गुड्स था जो मार्क डाउन हुआ, कितने से वो उसकी वैल्यू गिरी, 1260 से। एंड दीज गुड्स वेर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एट द रिड्यूस प्राइस। अब मेरे हर वर्ड को बहुत ध्यान से सुनना। जो डिपार्टमेंट था आपका खादी डिपार्टमेंट, तो हमने क्या बोले बेटा कि मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में हर चीज सेल वैल्यू पे मेंटेन करा, जो भी चीज है सेल वैल्यू प्रॉपर होना चाहिए। उसमें से ओपनिंग स्टॉक में कोई गुड्स था जो कि 1260 से मार्क डाउन हुआ, मतलब उतने से उसकी वैल्यू गिरी, और ये 1260 से जितनी वैल्यू गिरी और उतने पे आपने बेच दी उसको। इसका मतलब ये होता है कि जब मैं यहाँ पे ये सेल जो खादी डिपार्टमेंट 95,600 जो खादी डिपार्टमेंट का सेल है, इसमें वो 1260 से कम पे बिका, तो ये सेल वैल्यू जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे नहीं लिखा हुआ है, मेरे को तो मेंटेन करना है मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट को नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे। तो 95,600 नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे नहीं है। क्यों? क्योंकि 1260 से वैल्यू कम हुई थी और वो रिड्यूस प्राइस में बिका, तो मेरे को इसको सेल वैल्यू पे मेंटेन करना है। तो मेरे को यहाँ पे 1260 से क्रेडिट करना पड़ेगा। 1260 से क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। क्यों? जब भी वो मेंटेन सेल वैल्यू पे आपका मेमोरेंडम स्टॉक होगा, क्योंकि जो आपने बेचे वो 1260 पे कम पे बिका, को ओपनिंग स्टॉक का कोई पार्ट था, 1260 पे कम पे बिका, तो वो कम पे बिका मतलब नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे नहीं बिका, तो मेरे को उसको क्रेडिट 1260 से करना पड़ेगा ताकि क्रेडिट साइड मेरा नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे आ जाए। ये चीज ख्याल रखना। तो मैंने क्रेडिट किया 1260 से। अब बताओ, ये नॉर्मल सेलिंग प्राइस से कम पे बेचे आपने 1260, तो क्या 1260 से आप कमा पाएंगे? नहीं कमा पाएंगे, नॉर्मल सेलिंग प्राइस से कम पे बेचे। तो जब भी मार्क डाउन होता है तो आप इसको यहाँ पे प्रॉफिट नहीं कमा पाए, नहीं कमा पाए, मेरे वर्डिंग्स को ध्यान से सुनना, नहीं कमा पाए तो प्रॉफिट को कम करके 1260 से। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि सर यहाँ पे 1260 आपने लिखे। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे तो आपने लोडिंग वाला पार्ट नहीं लिखे, यहाँ पे 1260 था, जैसे ओपनिंग स्टॉक में लोडिंग कितनी थी वो आपने यहाँ पे लोडिंग वाला पार्ट लिखे, परचेज में कितनी लोडिंग थी वो आपने यहाँ पे लोडिंग वाला पार्ट यहाँ पे लिखे। लेकिन आप बोले कि 1260 तो वो लोडिंग वाला पार्ट है यहाँ लिखे, तो वो इसको सही समझ नहीं पाए। समझो यहाँ पे ये 1260 क्या चीज है, उतने से मेरी सेल वैल्यू उतने गिरी, उतने से कम हुई और वो कम कीमत पे बेचा मैंने। तो मैंने 1260 से कम पे बेचा तो मेरा प्रॉफिट कितने से कम हुआ ये लिखना है। तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट कितने से कम हुआ, तो मैंने अगर सेल वैल्यू 1260 से कम हुई तो मेरा प्रॉफिट भी 1260 से कम होगा। तो मैंने प्रॉफिट को कम किया। ये वो चीजें जो मैं बेचने पे कमाऊंगा और ये मैं नहीं कमा पाया, तो जो नीचे जो बैलेंसिंग फिगर आपकी जो आएंगी वो आपने कितना रियलाइज प्रॉफिट आता है। तो यार 1260 नहीं कमा पाया, उतने से प्रॉफिट आपका कम हुआ, उतने से कम हुआ। तो इसीलिए बच्चों ये तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस जो थी उसमें जो नॉर्मल प्रॉफिट था वो था, ये प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट ये था, जब बेचोगे तो इतना कमाओगे, ये उतने पे नहीं बेच पाए, इतने कम पे बेचो तो इतना नहीं कमा पाए, इसीलिए आपने 1260 से यहाँ पे क्या की डेबिट। तो जब भी मार्क डाउन आता है तो जो अमाउंट आप यहां लिखते हो वही अमाउंट आपको यहां पे लिखना होता है। ओके, उसके बाद हमसे क्वेश्चन में कहता है, ओके, उसके बाद अपने से ये पॉइंट हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब मैं जाता हूं सेकेंड पॉइंट पे। सर्टेन स्टॉक ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹6,900 परचेज फॉर द खादी डिपार्टमेंट वेयर लेटर इन द ईयर ट्रांसफर टू सेल डिपार्टमेंट एंड सोल्ड फॉर ₹10,350। As a result, though the cost of the goods is included in the खादी डिपार्टमेंट, the sale process have been credited to the sale department। अब ध्यान से, पहले तो यहाँ पे जब खादी डिपार्टमेंट सेल डिपार्टमेंट को कोई 6,900 के गुड्स ट्रांसफर किया, अब अपने को सिर्फ क्या ख्याल रखना है, दोनों को अपने सेल वैल्यू पे मेमोरेंडम स्टॉक को मेंटेन रखना है। तो इसने जब ट्रांसफर किया 6,900 इसने ट्रांसफर किया। अब एक मिनट, मैं पहले तो इसने ट्रांसफर किया बच्चों यहाँ पे 6,900 से, तो इसमें इसका नॉर्मल मार्कअप कितना है, 1/3 ऑफ कॉस्ट। तो 1/3 ऑफ कॉस्ट इसने इसका 2,300 टोटल आया 9,200। तो भाई इसको सेल वैल्यू पे ट्रांसफर कर 9,200 पे, इसने यहाँ पे 9,200 स्क्रीन पे देखो 9,200, ये सेल वैल्यू पे मेरे को मेंटेन करना है। तो मेरी सेल वैल्यू कितनी खादी डिपार्टमेंट 9,200, इसमें प्रॉफिट का कंपोनेंट कितना है आपका
उसमें प्रॉफिट का कंपोनेंट आपका 2300, एक सेकेंड, 2300 प्रॉफिट का कंपोनेंट है। तो आपने कितने से क्रेडिट करे, यहां पर जब आपने मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट को आपने क्रेडिट करे आपने 9200 से, इसमें प्रॉफिट का कंपोनेंट है कि ये 9200 में, ये 9200 में प्रॉफिट का कंपोनेंट कितना 2300, तो ये आप यहाँ पे डेबिट करें 2300, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिट तो प्रॉफिट वाला कंपोनेंट है, यहाँ डेबिट, यहाँ डेबिट तो प्रॉफिट वाला कंपोनेंट यहाँ पे क्रेडिट, बस इतना ख्याल रखना है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं कौन से डिपार्टमेंट की, सिल्क डिपार्टमेंट की। अब उसकी ये कॉस्ट 6900, इसका कितना है प्रॉफिट 50%, तो 50% ऑफ 6900 3450 टोटल 10350, तो 10350 से रिसीव करा। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये तो 9200, इसका भी 9200, अरे वो छोड़ो, आपको मेंटेन करना है दोनों को अपने सेल वैल्यू पे, दैट्स इट। इसकी सेल वैल्यू कितनी, इसकी 10,350 अभी आपने कैलकुलेट करे, और इसमें जो लोडिंग वाला पार्ट था वहां डेबिट, तो यहाँ लोडिंग वाला पार्ट कितना है आपका 3450, ओके। तो बस सेल वैल्यू पे मेंटेन करना है। अब ये जो हम थर्ड पॉइंट पे यहाँ पे आते, वो कहता है हमसे डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर 2021 टू प्रमोट सेल द गुड्स वेयर मार्क डाउन एज फॉलो। अब मार्क डाउन हुए, अब समझना पॉइंट नंबर 1 में भी मार्क डाउन हुए थे, वैल्यू कम हुई थी उसकी, लेकिन वो जो मार्क डाउन हुए थे सारे के सारे बिक गए थे। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, यहां पर भी मार्क डाउन हुआ आपका खादी डिपार्टमेंट का 360, सिल्क डिपार्टमेंट का 2000। तो पहले जो मार्क डाउन हुआ उसको लिख लो, ये 360 और ये 2000 से मार्क डाउन हुआ। तो मैंने आपसे कहा था जब भी मार्क डाउन हुआ तो वही वैल्यू आपको मार्कअप अकाउंट में लिखना है, क्योंकि उतना प्रॉफिट आप नहीं कमा पाए। तो 360 और ये 2000, ठीक है, ये आपने यहाँ पे लिखे। अब क्या हुआ है 360 और ये 2000, लेकिन हमसे क्वेश्चन में आगे कहता है कि ऑल द गुड्स दैट वेर मार्क, अच्छा यहाँ पे क्यों क्रेडिट करें ये भी बताना पड़ेगा आपको, क्यों क्रेडिट करें यहाँ पे। अभी जो मार्क डाउन हुआ तो उतने से वैल्यू कम हुई। अब क्या हुआ इसमें, मेरे बहुत ध्यान से सुनेंगे, तो दो डिपार्टमेंट है, खादी डिपार्टमेंट, सिल्क डिपार्टमेंट। जब ये मार्क डाउन हुआ तो वैल्यू कम हुई, नॉर्मल सेल वैल्यू से उतने से वैल्यू कम हुई। खादी डिपार्टमेंट का 360 से कम हुआ, सिल्क डिपार्टमेंट का 2000 नॉर्मल सेलिंग प्राइस से कम हुआ। लेकिन क्या ये गुड्स बिक गया क्या, तो पॉइंट नंबर 1 में जो ओपनिंग स्टॉक वाला पॉइंट था खादी डिपार्टमेंट का, ये 1260 का, उसकी वैल्यू नॉर्मल सेलिंग प्राइस से कम हुई थी, लेकिन ये बिक गया था, तो आपके यहाँ पे सेल वैल्यू इतनी से कम थी, तो आपने क्रिएट करके नॉर्मल सेल वैल्यू पे ला लिया। लेकिन जब आपने को ये परचेज गुड्स है जो मार्क डाउन हुए, नॉर्मल सेल वैल्यू से कम हुए, तो क्या ये बिक गए क्या, तो क्वेश्चन में हमसे कहता है, ये कहते हैं ऑल द गुड्स दैट वेर मार्क डाउन वेर सोल्ड, सारे के सारे जो मार्क डाउन हुए थे बिक गए, except those with silk of the value worth rupees 5000 that were marked down by rupees 1000। तो वो कहता है हमसे कि यहाँ पे जो अभी जो मार्क डाउन परचेज वाले गुड्स जो मार्क डाउन हुए, मतलब नॉर्मल सेलिंग प्राइस से वो कम पर है। तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस से जब वो वहां पे कम पे हुए, तो यहाँ पे क्या चीज इंपॉर्टेंट है आपकी, कि आपका यहाँ पे किधर गया भाई, हाँ, तो आपने उतने से कम हुए, तो आपने नॉर्मल सेलिंग प्राइस से कम हुए जो परचेज गुड्स है, तो 360 और 2000 को लिख के नॉर्मल सेल वैल्यू पे ला लिए। वो कहता है कि खादी डिपार्टमेंट की, तो ये आपने यहां पर भी फिर उसको डेबिट कर ली, उतने प्रॉफिट आप नहीं कमा पाए। वो कहता है आपको कि खादी डिपार्टमेंट के जो मार्क डाउन, जो गुड्स हुए थे जिसकी कॉस्ट दी हुई वहां पे जो भी, वो सारे के सारे जो मार्क डाउन होते बिक गए। मतलब जब ये बिके होंगे खादी डिपार्टमेंट के, तो 360 रुपए कम पे बिके, नॉर्मल सेलिंग प्राइस से कम पे बिके, तो अपन ने 360 से क्रेडिट किया, तो उसको नॉर्मल सेल वैल्यू पे क्रेडिट साइड को ला ली। और ये जो 2000 है, जो 2000 नॉर्मल सेल वैल्यू से 2000 से कम उसकी वैल्यू हुई, तो इसमें से गुड्स कुछ कहता है कि बिक गए, इसमें से कुछ गुड्स बिक गए और कुछ क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोला मैंने आपको, यहां पे जो आपको ये जो दिया हुआ है, ये जो 2000 है, इसमें से कहता है कि सिल्क डिपार्टमेंट के कुछ गुड्स बिक गए, और सारे मतलब सारे बिक गए बोले, एक्सेप्शन दिया कि 5000 के कोई थे जिसकी कॉस्ट थी जो मार्कडाउन हुआ 1000, वो अभी भी स्टॉक में। तो ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा बेटे कि इसमें से 2000 में अभी तो बस अपने को इतना ख्याल रखना कि सेल वैल्यू पे मेंटेन करना है। तो ये 2000 से उसकी वैल्यू कम हुई थी, तो मैंने 2000 कर लिया, तो सेल वैल्यू पे मेंटेन हो गया। लेकिन क्या हुआ था इसमें, एक दिक्कत ये आएंगी, क्योंकि इसमें जो मार्कडाउन हुआ, अभी तक क्या हो रहा था, ये ओपनिंग स्टॉक वाला मार्कडाउन ये हुआ था, तो बिक गया था, तो सेल उतने से कम पे लिखा हुआ था। ये जो 360 ये भी बिक गए, जो मार्कडाउन होते, ये भी सेल 360 से कम हुआ, तो आपने क्रिएट करे, ये भी 2000 की भी वैल्यू कम है, ये भी मार्कडाउन हुए, लेकिन ये पूरे के पूरे बिके नहीं, कुछ बिके और कुछ क्लोजिंग स्टॉक। उस पर मैं डिस्कस करूंगा जब क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व निकालूंगा, उस पर ध्यान रखना, अपन डिस्कस करेंगे उसको। अब आगे अपने से कहता है
आगे कहते हैं अपने से कि इस पॉइंट को अपन और अभी डिस्कस करने वाले। फिर यहाँ कहते हैं फोर्थ पॉइंट में कि एट द टाइम ऑफ स्टॉक टेकिंग ऑन December 31st 2021 इट वाज डिस्कवर्ड दैट खादी क्लोथ ऑफ द कॉस्ट ₹390 वाज मिसिंग एंड इट वाज डिसाइडेड दैट द अमाउंट बी रिटर्न ऑफ। अभी क्या हुआ यहाँ पे कि कुछ मिसिंग गुड्स था, तो ठीक है, कितने से मिसिंग हुआ यहाँ पे 390 थे और उसकी कॉस्ट इसका 1/3, तो 1/3 इसका 130, तो टोटल इज 520। तो मिसिंग आपने देखे यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल 520 यहाँ पे लिखे, उसकी कॉस्ट कितनी थी 390, उसकी कॉस्ट कितनी यहाँ पे 390। ओके ओके, अब यहाँ पे ये 390 इसकी कॉस्ट थी आपकी, मगर आपने सेल वैल्यू पे उसको लिखे, यहाँ पे सेल वैल्यू पे मेंटेन करना है। इसमें लोडिंग वाला पार्ट कितना था 130, तो 130 को यहाँ पे आपने डेबिट कर। अब क्या है यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होने पे आ रहा है। अब मैंने कहा सर ठीक है, ये आपने अगर मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट खत्म हो गया, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है 8260 51,350 खादी डिपार्टमेंट और सेल डिपार्टमेंट की। अब खादी डिपार्टमेंट की पहली बात करते हैं, बड़ा सिंपल है कि मेरे को बस ये कैलकुलेट करना है कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये आपको अभी थोड़ी देर पहले समझा था, ये आपकी कॉस्ट पर नहीं है, ये इनवॉइस प्राइस पर है। क्यों इनवॉइस प्राइस पे? क्योंकि वो सारी चीजें आपने इनवॉइस प्राइस पे लिखी हो, तो ये भी आपका इनवॉइस प्राइस पे ही है ना, ये बड़ी हुई कीमत पे है, तो ये भी इनवॉइस प्राइस पे। तो अगर मेरे को रियलाइज प्रॉफिट निकालना है तो इसमें से ये बता दो भाई कि अनरियलाइज, इसमें तो बस मेरे को प्रॉफिट का कंपोनेंट कितना है वो बता दो, तो क्या कैलकुलेट हो जाएगा प्रॉफिट का कंपोनेंट। अगर आप बता दो कि इसमें प्रॉफिट का कंपोनेंट कितना है, तो वो मैं यहाँ पे डेबिट कर दूंगा, क्योंकि कमा नहीं पाया, वो स्टॉक में रखा हुआ है, तो ये रियलाइज प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट का कंपोनेंट कितना है 8260 में, पहली बात करें तो सिंपल है, तो 82 क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। तो यहां पर अपन देखेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व खादी डिपार्टमेंट स्टॉक एट इनवॉइस फॉर 8260 आया। यस सर 8260 ये आया। अब वो यहाँ पे कहते हैं कि सर लेकिन ये 8260 यहाँ पर देखो कॉस्ट प्लस 1/3 ऑफ कॉस्ट, इफ कॉस्ट इज 3 1/3 इज 1 एंड इनवॉइस प्राइस विल बी 4। तो आपका ये 8260 इस, ये अगर 4 है तो एक कितना, और कैसे दिस इज 133.33, हाउ मच इज 33.33, वो 0.33 की राउंड ऑफ में गड़बड़ हो सकती है, इसलिए मैं हमेशा ऐसे ही लिखता हूँ, इसमें गलती नहीं होती। 8260 अगर 4 है तो एक कितना, दैट्स कम 2065। सिंपल है ना भाई, वो इनवॉइस प्राइस पे है, तो आपको इनवॉइस प्राइस पता है ये 4 है, ये इनवॉइस प्राइस पता है, इनवॉइस प्राइस पता है आपको 8260, तो 8260 अगर 4 है तो एक कितना, बड़ी सिंपल सी चीज है, दैट्स कम 2065। सो ये 2065 जो आपका यहाँ पर आया, सॉरी नॉट 2065, दैट इज 2065 सही तो है, हाँ यहाँ पे सॉरी, ये 2065 से आपने यहाँ पे डेबिट कर दी, उतने से उसका प्रॉफिट, क्योंकि अनरियलाइज प्रॉफिट। अब ये चैलेंजिंग है कि आपका जो डिपार्टमेंट सेल डिपार्टमेंट है उसका कैसे कैलकुलेट करा, क्योंकि उसका क्लोजिंग स्टॉक जो अभी हमने कैलकुलेट करे मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में, स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस कितना है आपका 51,350 आया। आप यहाँ पे देखो ये 51,350 ये आया है। ओके, अभी 51,350 है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ये 51,350 में कुछ ऐसे गुड्स है जो मार्क डाउन हुए थे, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक खादी डिपार्टमेंट के कुछ गुड्स मार्क डाउन हुए थे, तो वो ओपनिंग स्टॉक वाले कुछ मार्क डाउन, तो वो बिक गए थे। क्लोजिंग आपके परचेज वाले गुड्स मार्क डाउन थे, वो भी सेल हो गए थे, तो वो जो मार्क डाउन आपने क्रेडिट करे सेल वैल्यू पे मेंटेन करे, वो गुड्स चले गए। लेकिन जो सेल डिपार्टमेंट है, वो जो गुड्स पर मार्क डाउन हुए थे उसमें से कुछ बिक गए थे, तो वो ठीक है, लेकिन कुछ क्लोजिंग स्टॉक में, तो आप ये नहीं कह सकते जो क्लोजिंग स्टॉक में 51,350, यू कैन नॉट से दैट कॉस्ट इज 100, प्रॉफिट इज 50, दिस इज इनवॉइस प्राइस, दिस इज 150। तो आप ये नहीं कह सकते कि 51,350 अगर 150 है, आप ये नहीं कह सकते, आप ये नहीं कह सकते कि 51,350 अगर 150 है, 150 है तो 50 कितना, दैट विल बी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते सर, यहां तो बोले थे 8260 अगर 133.33 33.33 कितना, यहां क्यों नहीं चलता, यहां इसीलिए नहीं चलता क्योंकि इसमें कुछ ऐसे गुड्स है जो मार्क डाउन हुए थे, तो ये पूरे के पूरे गुड्स ऐसे नहीं है जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे, इसमें कुछ गुड्स ऐसे जो मार्क डाउन वाले रखे हुए, जो मार्क डाउन मतलब जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस से कम हुए हुए गुड्स थे। तो ये जो आपने 2000 जो यहाँ पे लिखे थे, 2000 लिखे थे, कुछ बिक गए, तो जितने में कम पे बिके हो यहाँ पे एडजस्ट, लेकिन कुछ स्टॉक में रखा हुआ है, तो ये पूरा का पूरा स्टॉक नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे नहीं है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते डिवाइड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 50 कर दो तो हो जाएगा काम ना, उसमें पहले मार्क डाउन वाले मैं अलग करूंगा, मार्क डाउन वाले क्या करूंगा मैं अलग करूंगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पे गुड्स विच वेर मार्क डाउन, तो अब ये कैलकुलेशन बहुत अच्छे समझना, तो ये इनवॉइस प्राइस पे, तो इनवॉइस वो गुड्स की यहां से माइनस करो
जो मार्क डाउन हुए थे उसकी इनवॉइस प्राइस और जो क्लोजिंग स्टॉक में रखा हुआ है। तो क्वेश्चन में उसने अपने से कहा था कि जो गुड्स वैसे तो इसके मार्क डाउन जो कॉस्ट थी 10,000 की बच्चों, और वो मार्क डाउन हुए थे, कॉस्ट 10,000 की, मार्क डाउन 2,000 से हुए थे। इसमें से वो बोलता है कि 5,000 गुड्स आपके पास अभी 5,000 के क्लोजिंग स्टॉक में, जिसे मार्क डाउन कितना था 1,000। इन अदर वर्ड्स ये जो कॉस्ट है 5,000, इसमें से 5,000 की कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक में, और उस पर मार्क डाउन कितना हुआ था 2,000। तो यहां पर इस कैलकुलेशन को समझना। अब क्या हुआ यहाँ पे कि ये जो आपका 5,000 गुड्स विच वेर मार्क डाउन, उसकी कॉस्ट कितनी थी बच्चों 5,000। जब नॉर्मल मार्कअप ये 5,000 पे हुआ होगा, नॉर्मल मार्कअप में कह रहा हूं, तो इसका 50% था सेल डिपार्टमेंट में। तो 5,000 का 50% कितना होता है 2,500। और उसकी 1,000 से पहले अपन क्लोजिंग स्टॉक की बात करें जो मार्क डाउन, वैसे तो वो 2,000 से था लेकिन 10,000 की कॉस्ट पे, तो 5,000 की कॉस्ट पे कितना 1,000। तो ये जो आपका 2,500 नॉर्मल मार्कअप था, तो मैं कहता हूँ 5,000 उसकी कॉस्ट थी, नॉर्मल मार्कअप तो 2,500, तो उसकी इनवॉइस प्राइस हुई 6,500। तो वो 6,500 इसमें इंक्लूड नहीं है क्योंकि वो 1,000 से मार्क डाउन हुआ था। तो आपने मार्क डाउन वाली चीज को ऐसे माइनस करे तो ये 5,000 और इसमें 2,000 नॉर्मल मार्कअप, तो उसमें से 1,000 से मार्क डाउन हुआ तो माइनस करा, और ये 1,500 आउटर कॉलम पे, 2,500 और 1,000, तो आउटर कॉलम पे 1,500, 5,000 प्लस 1,500 दैट्स कम 6,500। तो ये जो आपका 51,350 है, इसमें कुछ ऐसा गुड्स है जो मार्क डाउन हुआ था और उसमें रखा हुआ है। इन अदर वर्ड्स वो नॉर्मल इनवॉइस प्राइस पे नहीं है। तो वो कौन से गुड्स थे, उसकी क्या वैल्यू हुआ 6,500। नहीं सर उसकी तो कॉस्ट 5,000 थी, उसका 50% ऐड कर दो वो 7,500। तो 7,500 माइनस, नहीं 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 बच्चों 7,500 नहीं 6,500 होंगे। क्यों? क्योंकि मार्क डाउन 2,000 हुआ था 10,000 पे, तो 5,000 पे कितना 1,000, तो आपने ऑलरेडी वो 2,000 लिखे, उसमें 1,000 है ना, मार्क डाउन की एंट्री पास कर चुके हैं ना वो, तो उसमें मार्क डाउन हुआ था तो वो लिख चुके हैं ऑलरेडी। तो वो बात अलग कि वो 2,000 10,000 पे थे, तो 5,000 पे कितना 1,000 है, तो वो मार्क डाउन वहां पे लिख चुके, तो अपन वो यहाँ पर फिर नॉर्मल इनवॉइस प्राइस पे है ही नहीं क्योंकि मार्क डाउन लिख लिए। तो आपने मार्क डाउन की वैल्यू को ये नॉर्मल मार्कअप से हटाए, तो ये उसमें कितना लोडिंग है 1,500, तो 5,000 प्लस 1,500 दैट्स कम 6,500। तो 51,350 में से 6,500 को हटाए, जो गुड्स मार्क डाउन हुए थे वो उसकी इनवॉइस प्राइस कितनी जो क्लोजिंग स्टॉक में, दैट्स 6,500। तो स्टॉक एट नॉर्मल मार्कअप वाले आ गए, इसको माइनस कर दो 44,850। तो ये 44,850 को आप कह सकते हो 150 है तो 44,850 अगर 150 है तो 50 की आप इस पे कह सकते हो क्योंकि ये नॉर्मल इनवॉइस प्राइस पे रखा हुआ है। तो 44,850 150 तो 50 के दैट्स 14,950। और जो मार्क डाउन वाले गुड्स कितने आपके 1,500 है ना उसमें लोडिंग, 2,500 बोलेंगे, अब चिल्लाओगे तुम, अरे 2,500 नहीं, उसमें 1,000 मार्क डाउन हो चुका था, ठीक है, तो 1,500, तो ये उस पे था। और ये आपका ये टोटल करो, दिस इज टोटल क्लोजिंग स्टॉक। आपको रेगुलर बैच में बहुत डिटेल में सब भी कहता हूँ मैं यहाँ पे, ये कॉस्ट इसकी प्रोपोर्शनेट भी सिखाता हूँ उनको कि 10,000 है बच्चों, उस पे 10,000 पे जो मार्क डाउन हुए थे परचेज गुड्स सिल्क डिपार्टमेंट के 10,000 थे, प्रॉफिट उस पर 50% 5,000, तो टोटल 15,000। मार्क डाउन यहाँ पे 2,000 हुआ, 2,000 से मार्क डाउन हुआ था, तो ये 10,000 ये आया, 5 में से 2 गया तो 3, और यहाँ पे टोटल में 2, तो 15 में से 2 गया 13। तो प्रपोर्शनेट ये दिस 1,500 प्रपोर्शनेट रहता है। अब आपको वैल्यू कॉस्ट पता है, क्वेश्चन में कॉस्ट पता है ना आपको कितनी 5,000, तो ये 3,000 रुपए, इस पे इतना टेंशन मत लेना, रेगुलर बैच में इसको बहुत एक्सप्लेन कर तो बच्चों को और क्रॉस चेक करने के लिए। ये 3,000 रुपए अगर आपका, ये 3,000 रुपए जो आपका प्रॉफिट, ये 3,000 प्रॉफिट कितने पे 10,000 पे, ये 10,000 पे मार्क डाउन करे बाद 3,000 हो गए, 3,000 अगर 10,000 पे तो 5,000 पे कितना, तो 1,500 ही आता है वो। ओके चलो एनीवेज, ये आपने ये टोटल हुआ आपका, टोटल कितना ये अनरियलाइज प्रॉफिट हुआ क्लोजिंग स्टॉक में, ठीक है, सेल डिपार्टमेंट। तो आपने यहाँ पे लिखे उसको वो 16,450, तो ये आपका रियलाइज प्रॉफिट आ गया। अब क्या होगा, इस प्रॉफिट को आप लोग यहाँ पे ट्रांसफर कर देते P&L अकाउंट में, ठीक है। अभी आपने प्रॉफिट वहां पे ट्रांसफर कर दी ग्रॉस प्रॉफिट को P&L अकाउंट में। एक और चीज इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, मगर यहाँ पे एक आध आइटम को अगर यहाँ पे नेट इफेक्ट विल बी सेम, जब भी मार्क डाउन होता है इंस्टीट्यूट के, इसमें और एक क्वेश्चन है मार्टिस लिमिटेड ऐसा कुछ नाम है उसका, वो क्वेश्चन भी जब भी मार्क डाउन होता है, कभी सजेस्टेड में जब भी मार्क डाउन होता है मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट में ही लिखना, बस दैट इज ऑल्सो करेक्ट। बस इंस्टीट्यूट ने इस क्वेश्चन में इसको ये जो हाईलाइट करा हुआ पॉइंट है ना, इसको यहाँ डेबिट करके लिख दिया उन्होंने, डेबिट कर, बट द इफेक्ट विल बी सेम। ये क्रेडिट मतलब ये इसको अगर डेबिट कर दोगे तो प्रॉफिट आपका ज्यादा आ जाएगा, ये प्रॉफिट यहाँ पे आएगा, फिर ये मार्क डाउन यहाँ पे लिखूंगे तो नेट इफेक्ट विल बी सेम, नेट इफेक्ट विल बी सेम। क्योंकि कुछ बच्चे कभी
देखते गलत बात नहीं हो, देखे तो सर वो वहां पे ऐसा यहाँ पे ऐसा, बोथ आर करेक्ट। हमेशा इंस्टीट्यूट मार्क डाउन को यहीं पे लिखती, बस इस क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर उसको बता दी लिखी, बट नेट इफेक्ट विल बी सेम। तो इंस्टीट्यूट का जो यहाँ पर प्रॉफिट आएगा ना, दिस विल बी ओनली द 22,685 एंड 41,000। ओके, नाउ लिसन केयरफुली, बोथ आर करेक्ट। ऐसे ही करना है आप लोग को। अब क्या चीज है यहाँ पे कि क्रॉस चेक करने के लिए मैं ये कर रहा था यहाँ पे कि अगर मैं नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट बना तो भी वहां पे उतना ही प्रॉफिट आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ये कितना आया इन लोगों का यहाँ पे, कैलकुलेटर, यस। क्लोजिंग स्टॉक अगर यहाँ पे अपन बात करें तो खादी डिपार्टमेंट का 8260, तो दिस इज 8260, ये 8260 माइनस ये प्रॉफिट जो है 2065 माइनस 2065, दैट्स कम 6195, तो उसमें 6195 ये क्लोजिंग स्टॉक आया। और यहाँ पे ये कितना प्रॉफिट है इसका, 51,350 माइनस 16,450 अनरियलाइज प्रॉफिट 16,450, तो कॉस्ट पे आ गया 34,900। तो 34,900, तो अपन यहाँ पे प्रॉफिट निकालते वो सेम आ रहा है कि नहीं, ठीक है, मार्कअप में जितना है उतना यहाँ पे आना चाहिए। नॉर्मली हर चीज कॉस्ट पे, सेल बस सेल वैल्यू पे आपकी, देखो मैंने ऐसा, ओके। 22,685, यस, ये देखो यहाँ पर हमारा आ रहा है 22,685, वो प्रॉफिट क्रॉस चेक कर रहे हैं, नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट है। ओके, अब यहाँ पे इसका भी देख लेते हैं हम लोग। $41,000 आ रहा है, यस, ये देखो आप यहाँ पे 41,000 है, और यहाँ पर भी कितना आ रहा है 41। डन। तो सिंपल है सर, सिंपल नहीं है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है उसमें, बस याद रखना मेमोरेंडम स्टॉक को सेल वैल्यू पे अपने को उसको मेंटेन करना है। बड़ा डिफिकल्ट लगता है लोगों को ये क्वेश्चन, लेकिन इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। तो यहाँ पे डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का हमारा रिवीजन खत्म होता है। अब नेक्स्ट रिवीजन विल बी ऑन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्रांच, तो उसको मैं यही कोशिश करूंगा कि उसको भले ही सेशन बढ़ाओ, लेकिन नेक्स्ट सेशन जो ब्रांच करेंगे उसको एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो ये सेशन यहाँ पे खत्म होता है। टेक केयर, बाय बाय।